तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कि स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब वो उसका जो हाथ है उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकते हैं, तो जिससे वो बहुत आसानी से अलमारी को खोल सकते हैं। तो स्नेहा के कद में बदलाव मतलब उसके शारीरिक बदलाव क्या है, उसके शारीरिक यानी फिजिकल चेंजिंग। तो फिजिकल चेंजिंग किसमें आता है? तो पैर में नहीं होता है, ना सीखना में होता है, ना ये अनुकूलन में होता है। ये किस में होता है? ये वृद्धि में होता है। फिजिकल चेंजिंग वृद्धि में, और जो मानसिक चेंजिंग क्या होता है यानी तो वो होता है आपके विकास में। बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे जो होते हैं शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो जाता है। तो ये आपके 7 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें हो जाता है, यानी 7 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके अंदर पहेली और चुटकुली जैसे शब्दों को प्रयोग करना सीख जाता है। और उसके बाद है कि प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि सोच है, और जबकि मध्य बाल अवस्था में क्या है? तो क्या है ये जो प्रारंभिक बाल अवस्था यानी जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें क्या है? उसमें स्थिर है कुछ हद तक, और जो मध्य बाल अवस्था है उसके में क्या है? वो आत्म केंद्रित धीमी धीमी और तार्किक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। और उसके बाद है कि निम्न में से कौन-सा स्थूल गति कौशल है जिसमें ज़्यादा मांसपेशियाँ यूज़ हो, जिसमें ज़्यादा मांसपेशियाँ का यूज़ हो उसे हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। तो इसमें जो बुनाई में नहीं होता है, ये तैरना में होता है, क्योंकि तैरना में हम क्या करते हैं कि अपने ज़्यादा मांसपेशियाँ का यूज़ करते हैं, यानी जब स्विमिंग करते हैं तो अपने हाथ-पैर को पूरा हिलाते हैं, और एक कागज़ को भी उठी परीक्षा के अनुसार काटना ये नहीं होता है, और ना इसके चलिए इसमें फाइन मोटर स्किल का है और इसमें क्या है ग्रॉस मोटर स्किल का है। तो देखिए हमारा ये जो टारगेट है इसमें 2 सब क्वेश्चन है, जो कि आपको इस क्लास में मिलेगी, और एक फर्स्ट रिवीजन के तौर पे, और यहाँ यहाँ से एक ही क्लास से आपको सीटेट पास हो जाएगा। तो आपको वीडियो के अंत तक बना रहना है। तो देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भौतिक वृद्धि और विकास के किस सिद्धांतों को पालन करते हैं? यानी यहाँ से पूछा गया है जो फिजिकल ग्रोथ है, तो फिजिकल ग्रोथ है ये विकास के किस सिद्धांत के ऊपर कहता है? तो इसे सेफेलोकॉप्टर में क्या होता है? एक टॉप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे, और जो प्रोक्सिमल डिस्टल होता है क्या होता है? वो सेंटर टू पेरिफेरी यानी ये होता है अंदर से बाहर, यानी केंद्र से परिधि की ओर। तो ये जो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो विकास के सिद्धांत के 2 दिशा है, एक सेफेलोकॉप्टर और एक प्रोक्सिमल डिस्टल, जो कि आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। और उसके बाद है तो इसको हम ढाई घंटे यानी 2 घंटे में इसको कम से कम हम इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये अगर ये लंबी क्लास होगी तो ये लगभग आपको 7 से 8 घंटे की क्लास में ये पूरी होगी। लेकिन आपको ये सिर्फ़ 2 घंटे में मिलने चाहिए। तो चलिए, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा से क्रैक होगा। चलिए, उसके बाद है ये तर्क ये है कि जो बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे के सामाजिक और संगठनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल बात सही है। पत्रकार कह रहा है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो ये दोनों बातें सही है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आपको बस क्वेश्चन को देखते चलना है। उसके बाद है कि विकास के कौन-सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है। तो ये क्या होता है? जब विकास सिर से शुरू होता है और सिर से क्या होता है? वो पैर की तरफ जाता है। तो क्या होता है? वो शीर्षगामी सिद्धांत, यानी उसे सेफेलोकॉप्टर का सिद्धांत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे सेफेलोकॉप्टर का सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद है इसको एक बार नज़र से देखना है वृद्धि और विकास। तो बस सीधा-सा बात कीजिए, फिजिकल जो चीज़ें देख रहे हैं वो वृद्धि है, और जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं वो क्या है? वो विकास है। यानी इसका बच्चे का मानसिक विकास और इसका मानसिक विकास और इसका मानसिक विकास अलग है। तो इसको हम वृद्धि यानी इसको हम विकास कहते हैं। लेकिन जो इसका शेप साइज़ है यानी आकार में है, यानी इसका वज़न और इसका हाइट या इसमें क्या होता है? इसे वृद्धि। तो बस आपको सिर्फ़ इस चीज़ को देखना है। तो बस थोड़ा-सा वीडियो को रोक-रोक के आपको इसको देखना होगा। परिवर्तन यानी वृद्धि के क्या होता है, और ये आपके विकास के क्या होता है। क्योंकि हमको 200 क्वेश्चन करना ही करना है। तो वृद्धि और ये हमारा ये विकास है। तो बस आपको थोड़ा-सा वीडियो को रोक-रोक के देखना होगा, और ये दोनों के अंतर को एक बार देख लेना है, जो कि आपके सीटीटी एग्ज़ाम में आएगा। उसके बाद है ये चारों क्या होता है, चारों आयाम ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसको बस इतना ही बातें हैं, और इसके बाद है ये विकास के सिद्धांत हो गए, और उसके बाद है ये विकास की दिशा, एक है जो सेफेलोकॉटल है और एक जो है प्रोक्सिमल डिस्टल है, जो कि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो यहाँ से और एक क्लास से आपका शिक्षक पास होने वाला है। और व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है आपके अनुभाषिका कारक और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से, तो इसको भी आपको देखते रहना है। और उसके बाद है परिपक्वता और सीखना में क्या अंतर होता है। उसके बाद है शिक्षक के लिए शैक्षिक महत्व क्या होना चाहिए। उसके बाद है ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बस यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद है उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में क्या होते हैं शामिल। यानी जो क्रिएटिव बच्चा होता है उसमें ज़्यादा बात होती है, ज़्यादा उसके अंदर थॉट होते हैं, तो विचारों के करने में आता है। यानी
विचारों की जो अनियमितता है, एक है ऊब के लिए सहिष्णुता, ऊब के लिए उबाना नहीं, जटिलता के लिए वरीयता या अविचारी सोच। देखिए, यहाँ पे अविचारी सोच की बात नहीं होती है, यहाँ पे और विचारों का अनियमितता यानी उसके बच्चे को आइडिया को हमको डिग्री कर देंगे, ये गलत है। तो क्या है ये जटिलता के लिए वरीयता यानी प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्ले कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद है राइटेशन 3 हो जाएगा। उसके बाद है 9 किस स्तर पे बच्चे नियमों को साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालाँकि यह ठोस अनुभव तो आपको सीधे जीन पियाजे का कंक्रीट अवस्था से तो कंक्रीट अवस्था क्या होता है? वो 7 से 11 वर्ष का अवस्था होता है। तो जो मध्य बचपन होता है वो 7 से 11 वर्ष का अवस्था है क्योंकि ये 12 से 18 है, ये 0 से 2 और ये भी 0 से 2 के आस-पास आ जाएगा। चलिए उसके बाद है विकास क्या है? तो विकास अव्यवस्थित नहीं है, ना पूरी तरह से अप्रत्याशित है और ना ही एक आयामी नहीं है, एक बहुआयामी है। तो ये क्या है? ये गतिशील यानी डायनामिक है यानी परिवर्तनशील है। तो विकास क्या है ये? परिवर्तनशील है। फिर उसके बाद है विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? तो सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की नहीं, केंद्र से छोर तक नहीं। विकास की क्या होती है? वो सिर से पैर की ओर। यानी यहाँ से आपको स्टेफिलोकोकल बोला अच्छा है। तो स्टेफिलोकोकल में क्या होता है? सिर से पैर यानी हेड टू टो होता है और केंद्र से छोर तक किसमें होता है? ये आपके प्रोक्सिमल डिस्टल में होता है। पद है, अनुवांशिकता स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित कौन करता है? तो ये क्या होता है? ये आपके मैच्योरेशन से संबंधित है। किससे है ये? ये मैच्योरेशन से संबंधित है। तो आपको इस क्लास को बस फर्स्ट डिवीज़न के तौर पे करना है और ये लगातार ये क्लास आपको 7 से 8 घंटे की मैराथन क्लास वाली है। देखिए इनमें कौन-सा केवल वंशानुगत कारक यानी जो फिक्स होता है, वही होता है। तो आप आँखों का रंग कोई बदल नहीं सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका जीन से यानी हेरिडिटी से संबंधित है। उसके बाद है आनुवंशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के निम्न में से कौन-सा कथन सही है? आनुवंशिकता और तो देखिए आनुवंशिकता वातावरण का विकास पर प्रभावित निश्चित है, उससे बदला नहीं जा सकता है। तो देखिए, इससे बदल सकते हैं अपने वातावरण से। केवल केवल वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल गलत हो जाएगा। तो क्या है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को ये प्रभावित करते हैं। कौन-सा व्यक्तिगत कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो स्कूली माहौल नहीं होता है, ना उसके सांस्कृतिक संदर्भ या अध्यापक का क्या है ये? ये जो है आनुवंशिकता है यानी जो इसका क्या है, जो इसका आनुवंशिकता है इसको प्रभावित करता है, हेरिडिटी। उसके बाद है वातावरण और आनुवंशिकता कारक की परस्पर क्रिया किसके लिए है? तो केवल नहीं है, केवल सकारात्मक, शारीरिक और यहाँ पे नहीं क्योंकि यहाँ पे शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास है। बाद आनुवंशिकता और पर्यावरण को देख लेना है। बस इसको थोड़ा-सा आपको वीडियो को रोक कर इसको देख लेना है। आपका ये रहा हेरिडिटी और ये रहा आपका एनवायरनमेंट और जहाँ से शुरू में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है आनुवांशिकता ये होगा, उसके बाद ये आपका एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण और दोनों में ये अंतर क्या है? बस इसको थोड़ा-सा देखना है। विकास में भूमिका कैसी होनी चाहिए दोनों की? तो देख लीजिएगा और यही पूछा जाता है कि विकास बराबर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बस इस कंसेप्ट को याद रखिएगा और विकास और जो पर्यावरण और जो है आनुवांशिकता ये सही हो जाएगा। बुद्धि की भी इस पे बात होती है। उसके बाद है जो प्रत्येक बच्चा क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता है देख लीजिएगा, शेप साइज़ के आकार पे बच्चे सब अलग होते हैं। उसके बाद अब उसके बाद है देखिए, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमेट्री यानी सिमेट्री क्या है? यहाँ से पूछा गया कि अधिगम व्यक्तिगत व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक होते हैं, बात सही है। अभिरुचि और जो अभिवृत्ति होता है वो दोनों से एक क्या होता है? एक पर्सनल यानी व्यक्तिगत कारक है, एक-दूसरे से भिन्न है। उसके बाद है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका का परिणाम है? तो केवल वाले ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो क्या बचेगा आप आनुवंशिकता और वातावरण की परस्पर क्रिया जो कि हमने बताया कि जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद जब से सुनीता ने चलना शुरू किया तो वो जब भी संगीत सुनती हैं तो नृत्य करते हैं। जब संगीत सुनते हैं तो नृत्य कर देते हैं। जब नृत्य करते हैं तो उसके माता-पिता ताली बजाते हैं और कार्यक्रम में जो नृत्य कर रहे हैं बच्चों की नकल करने के लिए कहा जाता है तो सुनीता ने बहुत जल्दी ही सीख लेती है। इसका मतलब उसके यानी जो उसके पर्यावरण है यानी जो उसके हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट है वो दोनों से वो अंतःक्रिया करके सीख रहे हैं। तो है कौन-सा पूर्णतः आनुवांशिक द्वारा निर्धारित होता है, तो मृत्यु का चयन नहीं होता है, शैक्षणिक सफलता नहीं होता है। ये जो आँखों का जो रंग होता है, यानी कलर ऑफ द आई यानी आँखों का जो रंग होता है, ये आपके जीन से संबंधित है। बात है यह प्रक्रिया यानी यह प्रक्रिया जो है एक बच्चे अपने माता-पिता, समकक्ष और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल विचार का मूल्य सिखाती है। तो क्या कहलाता है वो समाजीकरण कहलाता है। क्या होता है वो समाज में सीख रही है। उसके बाद है मध्य बाल्यावस्था के दौरान जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जारी रखता है लेकिन जो कि समाजीकरण के द्वितीय यानी आपको
तो प्राथमिक पारिवारिक क्या है, ये प्राथमिक है और जो मीडिया है वो आपका सेकेंडरी है, तो जो इसका राइट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें भी परिवार नहीं है। प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसी पूछा गया है, जो कि ये समाजीकरण से है। तो देखिए समाजीकरण एजेंसी में आपको यहाँ से एक प्राइमरी यानी और एक सेकेंडरी एजेंसी होती है। तो परिवार क्या है? पहला एजेंसी है और विद्यालय क्या है आपका? सेकेंडरी एजेंसी है। इसको आपको देख लेना है यहाँ से प्राइमरी एजेंसी। चलिए, ये रहा आपका प्राइमरी एजेंसी और उसको जिसमें परिवार और द्वितीय एजेंसी में आपके समाज आते हैं और विद्यालय और मित्र समूह आ जाते हैं। तो विद्यालय क्या है? समाजीकरण है, द्वितीय समाजीकरण है, तो आपको इसको देख लेना है। चलिए, उसके बाद यहाँ के देखिए सीटू में आपसे यही पूछा जाएगा, परिवार है प्राथमिक और विद्यालय मित्र समूह क्या है? ये द्वितीय है। चलिए, उसके बाद है 23। तो देखिए, शैशवावस्था में समाजन की संस्थाएँ प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजकन की संस्थाएँ भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो देखिए, आपका परिवार क्या है? ये प्राथमिक है और स्कूल क्या है? ये माध्यमिक है, यानी सेकेंडरी है, यही पूछा गया है। उसके बाद है, ये कथन है। चलिए, आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए और आपका सीट क्रैक हो जाएगा, बस आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को। देखिए, कथन ये है कि कुछ संस्कृति में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है और अन्य संस्कृति में इसे गुप्त रखा जाता है और बच्चों के लिए बचपन का अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पे अलग-अलग अलग से होता है। बिल्कुल सही है, दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए दोनों ही सही है। किशोरों पे फ़िल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, उनके व्यवहार और मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव है, मीडिया किशोर के समाजीकरण की द्वितीय है, जो मीडिया है क्या है? ये द्वितीय है, तो दोनों ही सही है, यानी दोनों ही पॉजिटिव है। बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं? तो किससे सीखते हैं वो? समाजीकरण और उच्च संस्करण से सीखते हैं। किससे सीखते हैं वो? अपने समाजीकरण और उच्च संस्करण से सीखते हैं। उसके बाद है 27 है कि वह प्रक्रिया जिसमें युवा युवा पीढ़ी रोजमर्रा को अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रिया को सीखती है, वो क्या कहलाते हैं? तो समाजीकरण कहलाते हैं। वो समाजीकरण कहलाते हैं। पता है समाजीकरण के द्वितीय संस्था के रूप में स्कूल का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी द्वितीय पूछा है। तो आपको बच्चों को घर से अलग कर देना नहीं है, बच्चों को घर में सीखी बातों का प्रयोग करना नहीं, बच्चों द्वारा सीखी गई बातों का खंडन नहीं करना है। क्या है? बच्चों को उसमें चीज़ विस्तार यानी बच्चे की जो परिचित चीज़ है उसको आगे बढ़ाना, ये बिल्कुल ही पॉजिटिव है। इस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं, तो ये आपके समाज में सीखते हैं। किसमें सीखते हैं? ये अपने समाज से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? समाज से सीखते हैं, यानी अपने समाजीकरण से सीखते हैं। समाजीकरण क्या है? रैखिक और निश्चित प्रक्रिया है, सरल एवं एकायामी प्रक्रिया है, जटिल और बहु प्रक्रिया है या अनियमित और क्या है? जो आपका जो समाजीकरण है, समाजीकरण क्या है? ये आपके जो जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। करना है पियाजे द्वारा। चलिए यहाँ से पियाजे से क्वेश्चन है, तो पियाजे को आपको सीधा-सा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस ये कि आपको इसको क्रम में याद रखना है। पियाजे का क्रम से याद रखिएगा एसपीसीएफ एसपीसीएफ यानी तो याद रखिएगा यहाँ पे एस सेंसरी मोटर, पी से प्री-ऑपरेशनल और सी से कंक्रीट और एफ से आपका फार्मर। तो बिल्कुल ही सही, पहला ही का राइट आंसर हो जाएगा। बाद है, तीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषताओं में से एक है किसी भी स्थितियों के एक पहलू पे ध्यान केंद्रित करना, दूसरे की उपेक्षा करना। यानी बच्चा क्या है, यहाँ पे बच्चा यानी चीज़ों को यानी कि शेप और साइज़ के आकार में नहीं कर पाता है, तो ये जो दूसरा अवस्था का जो सेंट्रेशन है, यही हो जाता है जहाँ पे बच्चा अहम केंद्रित होता है। तो आपको अगर जिन प्याजे के थ्योरी से पूछा जाएगा, तो बस इनकी अवस्था को देख लेना है आपको। 0 से 2 होता है, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से एबव। एसपीसीएफ का जो ट्रिक है उसको याद रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। चलिए, तो नहीं देखना है आपको, चलिए जो चीज़ें देखना है वो आपको बता देंगे। तो एक्शन वाला देख लीजिएगा, 7 से 11 वर्ष में होता है, अमूल चिंतन क्या होता है? 11 वर्ष से एबव का होता है। यही हैं, बातें वही हैं जिन पियाजे के बारे में। अब उसके बाद है, चलिए कि 4 4 वर्ष की जो अपर्णा कहते हैं कि एक बटन ज़िंदा है क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बाँधने में मदद करते हैं, यानी वो निजी व यानी वो क्या है एनिमिज़्म जिन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा युवादी है यानी एनिमिज़्म तो बच्चा सजीव और निजी मंथन नहीं करता है तो उसे एनिमिज़्म थिंकिंग कहते हैं। बाद है इन प्याजे से ही
जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जाता है? जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है, तो पानी की मात्रा के आकार अनुसार कम या बढ़ जाते हैं, यानी वो शेप और साइज़ में। तो वहाँ पे जहाँ पे जीववादी होता है, तो उसमें चीज़ों को वो उलट-पलट नहीं कर पाता है, तो जो इसका राइट आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। उसके बाद है कि जीन पियाजे के संगठनात्मक विकास सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है कि विश्वास विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों में एक ही कदम के तरीके करते हैं, ये बिल्कुल सही है और सामाजिक सांस्कृतिक कारक संगठनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल ही दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये सही हो जाएगा पहला ही। बात है किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई वाली अनुभूति पर सीमित होती है, तो वो आपका जब बच्चा किस अवस्था में आता है यानी जब पूर्व संक्रियात्मक यानी जहाँ पे अहम केंद्रित होता है और उसके बाद है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं तथा अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं। तो जब बदलाव करते हैं तो वो परिवर्तन करते हैं यानी वो चेंजेस करते हैं और जो नहीं करते हैं तो उसे यानी जो समान रहता है तो संतुलीकरण होता है, बस यही पूछा गया है। और ग्रहण करना यानी इंटरप्रिटेशन बस जो चीज़ है उसमें बस खाली सिर्फ जोड़ लेना है। चलिए उसके बाद है कि जिन पेशे को मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें कठिनाई होती है। तो किस चीज़ में कठिनाई होती है? तो जब फॉर्मल स्टेज में जाते हैं, जो जो चीज़ें उनके पास नहीं है उसमें कठिनाई आती है। यानी ये 11 बरस से जो ऊपर का वाला जो स्टेज है, उससे संबंधित है, जहाँ पे बच्चा निगमन तर्कता यानी जहाँ पे वो जो चीज़ें गायब हो जाती हैं, तो वो नहीं देख पाता है, नहीं सोच पाता है। यानी जो चीज़ें उसके सामने है प्रत्यक्ष छू सके और टच कर सके। इन पैसे के अनुसार जब किसी खिलौने को दिखाया जाता है फिर छुपा दिया जाता है तो वो भूलने के बजाय खिलौने को खोज लेता है। तो जब वो खोज लेता है तो देखिए वो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है वो? खोज ऑब्जेक्ट परमानेंस और ये पहला ही स्टेज में आता है जब जब उसके सामने चीज़ें को गायब हो जाती है। तो वो मानता है कि चीज़ें हैं। प्रतीकों के निर्माण में उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि कौन है? यानी जहाँ पे बच्चा सिंबॉलिक चीज़ से सीखता है। कहाँ से सीखता है? वो अपने सिंबल के थ्रू सीखता है। तो सिंबल से कहाँ सीखता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सीखता है। पहला में यानी तो एसपीसीएफ है यानी अपने टच से, सेंसेस से सीखता है। और यहाँ पे क्या है? सिंबल के माध्यम से और यहाँ पे चीज़ों को देख के सीखता है और यहाँ पे जो चीज़ें उसके पास गायब है, तो इससे जो पिछले वाला क्वेश्चन था यही पूछा था कि जो चीज़ें दिखाई दे रही है इसलिए ये मूर्त अवस्था होता था। बाद है यहाँ से ये कोलवर्ग की शुरुआत। तो देखिए, अगर यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ से कि नैतिक विकास के सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग के साथ-साथ किसके द्वारा? तो इनके साथ जीन पियाजे काम किए हैं। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन तो याद रखिएगा। लिव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु संगठनात्मक विकास को नहीं है। संगठनात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाते हैं। यहाँ पे लिव वाइगोत्स्की के अनुसार ये पूछा गया है। तो देखिए, लिव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? भाषा विकास संगठनात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। यानी जो भाषा विकास है वो संगठनात्मक विकास को सुगम बनाते हैं, याद रखिए। बच्चा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसको है? तो सहयोग कर्मी या सहयोग यानी यहाँ पे सामाजिक अलगाव है इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यानी जो वाइगोत्स्की हैं वो मानते हैं कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से सीखता है। बच्चा कहाँ से सीखता है? वो अपने समाज और संस्कृति से सीखता है। बाद है लियो वाइगोत्स्की के अनुसार लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या होता है? यानी जो प्राइवेट स्पीच होता है, प्राइवेट स्पीच क्या होता है? एक बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ सेपरेशन करने का एक तरीका होता है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, नहीं है। ये देरी का संकेत है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। हाँ, जब बच्चा अपने सोच को क्या करते हैं वो नियंत्रित करते हैं। क्या है वो? अपनी चीज़ को वो रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं वो? रेगुलेट करते हैं। तो जिसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो खुद हो जाएगा। चलिए उसके बाद है 45 है। तो देखिए, अभी हमने 20 मिनट में 45 क्वेश्चन कर लिया। किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षीय वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। लेकिन कि ये तो लेव उपाय उसके बनते हैं। बच्चा अपने समाज से सीखता है और अपने सहपाठियों से सीखता है। तो एक है पियाजे हैं और एक वाइगोत्स्की है। तो ये क्या मानते हैं? जीन पियाजे क्या मानते हैं? वाइगोत्स्की क्या मानते हैं? बस इसको थोड़ा-सा आपको जो थ्योरी है उसको देखना है क्योंकि इसमें हम कराएँगे तो ज़्यादा समय हमारा लग जाएगा। रचनात्मक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है जो कि विकास सीखना होता है, सीखना ऐसा नहीं पहले विकास होता है, फिर सीखना, फिर ये सीखना, फिर विकास। जहाँ से क्वेश्चन आपके यूनिट में आते ही आते हैं, तो इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आपको वीडियो को रोक के देखना होगा। चलिए, बात है
और जो 46 है, तो 46 में क्या है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? ये सांस्कृतिक परिवेश मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चा? हमने समाज और सांस्कृतिक से सीखता है। पर है निम्न में से कौन-सा लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है, यानी यहाँ से लेव वाइगोत्स्की से पूछा गया है। इसमें जो शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के समर्थन दिए जाने वाले मदद को स्तर और मात्रा में बदलाव करे, बिल्कुल सही। ये एडप्टिटी यानी एस्केप होल्डिंग की बात होती है। और वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से बच्चों के समस्त विकास के क्षेत्र की दूरी को क्या कहते हैं? तो एस्केप होल्डिंग कहते हैं, पर या ढाँचा कहते हैं। ये याद रखिएगा। निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? यानी जिसे सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत किसको बोलते हैं? तो हम लेव वाइगोत्स्की बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो हम लेव वाइगोत्स्की को बोलते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य करे तथा प्रत्येक प्रत्येक समय शिक्षक यह देखते हैं कि सभी के समूह के सदस्य आगे नहीं बढ़ पाते और इशारा से संकेत देते हैं। तो जब इशारा और संकेत की बात होती है तो एस्केप होल्डिंग की बात आती है। जहाँ पे इशारा दी जा रही है, जहाँ पे संकेत दिया जा रहा है तो वहाँ पे क्या बात होती है? तो वहाँ पे एस्केप होल्डिंग की बात होती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि किस किसके महत्व को बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सुधारित करने के लिए 3 पैकेज देते हैं कि लेव वाइगोत्स्की को महत्वपूर्ण है, तो क्या है? तो साझा इनाम नहीं है, ये क्या है? ये पहले है आपको संज्ञानात्मक विकास, तो क्रियाएँ कहती हैं और बाद में है लेव वाइगोत्स्की, तो इसलिए भाषा बाद में आएगा और पहले आपका एक्टिविटी आएगा, तो एक्टिविटी 3 पैकेज मानते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है? तो बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है। चलिए, उसके बाद है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही कदम क्या है? तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल याद रखिएगा। पीसीपी, पीसीपी से याद रखिए। पीसीपी, पीसीपी याद रखिएगा। पहले प्री आएगा, ये है उनका कोहलबर्ग का। एक बार कोहलबर्ग की थ्योरी को भी देखेंगे, क्योंकि देख लीजिएगा, ये है आपका पहला प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और उसके बाद प्री और कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और इसके बाद है एक-एक करके इनकी थ्योरी को बस आपको थोड़ा-सा नज़र रखना है, क्योंकि अब आपके पास बहुत समय कम है और आपको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करना है, क्योंकि अब आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ शिफ्टेड को पास करना है और जो रिवीज़न कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, उसके बाद है बस इसको आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि हमारा टारगेट है वो सब क्वेश्चन को कराना है। तो देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पे बच्चे आमतौर पे मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पे खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। यानी यहाँ पे सिर्फ़ नियमों को मानेगा। बच्चा क्या करेगा? जब बच्चा पारंपरिक यानी कन्वेंशनल लेवल में रहेगा तो क्या करेगा? वो नियम को मानना शुरू कर देगा और पोस्ट कन्वेंशनल में जाएगा तो नियम को तोड़ देगा। चलिए, कैरल गिलमैन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को आलोचना किया कि वहाँ पे नारीवाद कहाँ है? महिलाओं को उन्होंने नहीं दिया। तो याद रखिएगा, कोहलबर्ग की जो थ्योरी है, क्यों सक्सेस नहीं हुई? क्योंकि उसमें महिलाओं को कहीं नहीं रखा गया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 55 में क्या है कि नेहा खुद अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई को मेहमान के लिए खाने से रोकती हैं, सोचकर कि खाना खाने से वो पकड़ी जा सकती है। कोलबर के सिद्धांत के यानी वहाँ पे चोरी यानी चोरी से बच रही है। तो चोरी से बचना क्या है? सजा और आगे करता अभिविन्यास। ये सही है? क्या है ये? सही है। चलिए, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 है। 56 है, 56 रमेश को अपने मित्रों को पेन बहुत कष्ट लगता है, वो उसे चुराने का विचार करता है, परंतु उसे नहीं चुराता है क्योंकि उसकी यदि उसे अभिभावक को पता चलेगा तो उसे बुरा बालक कहेंगे। तो क्या कर रहे हैं, वो जो यहाँ पे वो बालक है, यानी चोरी इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि उससे बुरा बनना पड़ेगा, यानी लोग उससे अच्छा नहीं कहेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर चोरी नहीं करेगा तो अच्छा लोग बोलेंगे, तो यहाँ पे जब बच्चे को तारीफ की जाती है तो वो यही करता है। तो ध्यान से रखना, आपको देना है। यहाँ पे सज़ा से बचना होता तो सज़ा वाला ऑप्शन हो जाता। बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलबर्ग ने। बाद है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना क्या होता है? यानी यहाँ पे अच्छा लड़का, अच्छे लड़की की बनने की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे क्या होता है, दूसरों के पास यानी नियमों को निश्चित और दिखना नहीं है। दूसरों के सम्मान प्राप्त करने की चाह और ये करने की कोशिश करना कि जो दूसरे को खुश करे। हाँ, बिल्कुल अच्छा है यही कि सब खुश तो हम भी खुश। यानी हम खुश तो और अच्छा करेंगे। उमेद यह चॉकलेट नहीं खाता है जो कि उसके पिता मेहमान के लिए लाए हैं। यह सोचकर कि अगर यह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? कोलबर के अनुसार उमेद नैतिक विकास किस चरण में है? यानी यहाँ पे जो
तो उम्मीद है वो उम्मीद क्या कर रहा है वहाँ पे सज़ा से बचने के लिए चोरी नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अच्छाई जैसी कोई बात नहीं हो रही है अभी। उसके बाद है क्योंकि उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा है। उसके बाद है चलिए कोलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन-सी प्रमुख आलोचना है? नारीवाद कहाँ है? लिंग के प्रभाव की अवहेलना पे। चलिए लिंग के आधार पे या तो देखिएगा बस उसके बाद है 61 है। 51 में देखिए यहाँ पे एक कथन है कि शिक्षार्थी के केंद्रित जो होगा वो जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है, यानी यहाँ पे सीखने का केंद्र कौन है? सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबें हैं। ये नेगेटिव है। माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश किया जाता है, नहीं। ये क्या है? ये दोनों ही गलत है, ये दोनों ही गलत है। याद रखिएगा दोनों ही गलत हैं। उसके बाद है इनमें से कौन-सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? इसमें से कौन-सा क्या है जो सामाजिक रचनावादी का उदाहरण है? तो एक कक्षा जहाँ शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों का नहीं, एक कक्षा जहाँ जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण बताने से कि क्या मूल्यांकन किया जाना चाहिए, नहीं। एक कक्षा जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार उनके व्यवहार को नियंत्रित कंट्रोल कर रहा है, नहीं। कंट्रोल करना नहीं, तो यहाँ पे ये बचेगा एक कक्षा जहाँ बच्चे सहयोग के तरीके से सीखते हैं, यानी यहाँ पे एक-दूसरे से सीखते हैं जो कि बाईगोस के इस बात को मानते हैं। चलिए, उसके बाद है यहाँ पे है, आपको इस तरीके से रहेगा, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है? शिक्षा की गतिशीलता सही है, लचीला भी होना चाहिए, बच्चों की सहायता यानी बच्चों का ऑटोनॉमी भी होना चाहिए और बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। तो जो सब है, वही आंसर है। चलिए उसके बाद है, बाल केंद्रित से भी देख लीजिएगा, ये बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील जॉन डीवी ने दिए और यहाँ से पूछा भी जाएगा कि भारत में बाल केंद्रित के जनक कौन है? तो गिजुभाई बधेगा। क्या है? गिजुभाई जो कि आपके इंस्टीट्यूट में पूछा गया है, गिजुभाई बधेगा। ये क्या है? ये भारत के जो प्रगतिशील शिक्षा के भारत के प्रगतिशील यानी क्या है? प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक है, याद रखिएगा। भारत के प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं। शिक्षा के क्या है? ये जनक है, याद रखिएगा बस इतना ही रहे। उसके बाद है देख लीजिएगा यहाँ पे बाल कन्या शिक्षा क्या होनी चाहिए? बीच में चाइल्ड है, यानी बीच में चाइल्ड होना चाहिए, केंद्र में बच्चा होना चाहिए। तो इसको शिक्षा की भूमिका कुछ नहीं है, आदेश देने वाला नहीं, एक सुगम करता है, यानी फैसिलिटेटर है। तो इस तरीके से जॉन डीवी करके सीखने में कौन देते हैं? तो जॉन डीवी हैं, ये रहे जॉन डीवी साहब। पर अनुभव के द्वारा समस्या समाधान, विद्यालय लोकतंत्र और सहयोग पर बल देना होता है और इस तरीके से जो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए और क्रिएटिव बेस्ड होना चाहिए, यानी क्रियात्मक होना चाहिए और उसका शिक्षक के केंद्र बच्चा होना चाहिए, जीवन समाज पर ध्यान होना चाहिए, अधिगम की आवश्यकता, सामाजिक अनुभव होना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्य होना चाहिए और व्यक्तिगत विकास होना चाहिए। बात है आपको इस पे फ़ोकस रखना है, अनुभव यानी उसके एक्सपीरियंस और डेमोक्रेसी और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, आपका इंस्टीट्यूट में सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये याद रखिए और जहाँ पे ये सब दिखे तुरंत अपना तीर लगा देना है। उसके बाद तो उसके बाद और देखते हैं कि जो 64 है कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षा बाल केंद्रित क्या होता है? जहाँ पे सबसे अवसर अच्छा देखिए यहाँ पे क्षमताओं के आधार पे अलग यानी वर्गीकृत करना इसलिए गलत हो जाएगा। शिक्षक का शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने का भय आ गया ना, ये गलत हो गया। अपने आप ज्ञान का परम स्रोत नहीं, शिक्षक ज्ञान का परम स्रोत नहीं है, याद रखिएगा। तो हमारे पास बचा यही ऑप्शन और यही ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है निम्न में से कौन-सा बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप नहीं है? यानी यहाँ पे आपसे पूछा गया है उसका अनुरूप नहीं है, ये पूछा गया है। तो स्कूली परिवेश को सुरक्षित बच्चों का अनुकूल बनाना बिल्कुल सही है। भयमुक्त वातावरण यानी भयमुक्त बनाना ये भी सही है। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना ये भी सही है। विद्यार्थियों क्या निष्क्रिय है ना? चलिए निष्क्रिय ही गलत, तो यही सही है। ये क्या है? ये आपका सही है क्योंकि आपसे पूछा गया है गलत, तो हमको गलत खोजना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कब नहीं कहाँ छिपा रहेगा, तो इसको आप ध्यान नहीं देते हैं जिससे आपका 1 मार्क्स फ्री में चला जाता है। उसके बाद है शिफ्ट 6 है। शिफ्ट 6 में है कि एक प्रगतिशील और बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? यहाँ भी आपसे नहीं है पूछा गया तो गलत होगा। डिजिटल तकनीक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग बिल्कुल सही है तो गलत हो जाएगा। क्रियात्मक खेल खोज अनुभव बहुत अच्छा है ये भी तो गलत हो जाएगा। केवल आ गया तो सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है और यहाँ पे लोकतांत्रिक भी तो पॉजिटिव है। उसके बाद है प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? यानी जो प्रगतिशील कक्षा है यानी यहाँ से आपसे पॉजिटिव पूछा गया है। तो ये कैसा होना चाहिए? ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से छात्र द्वारा स्वयं किया जाता है। बहुत अच्छा, सबसे ऑप्शन यही बेहतर है। तो ये सब गलत हो जाएगा। ये ऐसे ही आपको में क्वेश्चन को देखना है और तुरंत उसका आंसर देना है, लेकिन आपको थोड़ा-सा समय ज़्यादा मिलेगा और आप धैर्य बना के एग्ज़ाम को दीजिएगा। एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? बहुत से संसाधनों का विकास होना चाहिए।
लचीला समीकरण होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक का ज्ञान एकमात्र आधार होना चाहिए। देखिए ये 3 है ना, जहाँ पे 3 है वो गलत हो जाएगा। देखिए इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें 3 है तो ये गलत हो जाएगा। अब आपके पास पहला, दूसरा और चौथा को देखना है। उसके बाद है छात्रों की सक्रिय सहभागिता, हाँ, तो 4 जिसमें है वो सही है। 4 किसमें है? देखिए 1 है, 4 है, 1 है और 4 है। चलिए उसके बाद है, उसके बाद नेक्स्ट 5 एक संरचनात्मक पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन। तो आपको लचीला समीकरण दो भी सही है, तो जिसमें 2 है वो सही है। 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट। चलिए, तो इस तरीके से कभी-कभी आपको ये बहुत आसान हो जाता है, एक गलत बाकी सारे ऑप्शन को गलत कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस तरीके के ऑप्शन को बहुत ही बारीकी से और ध्यान से देना है। जिन विद्यार्थी में आमतौर पे पढ़ने लिखने और कहानियाँ सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं, उनमें कौन-सी बुद्धि पाई जाती है? यानी जिसमें पढ़ने लिखने और कहानियाँ सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं, यानी जो लोग क्या कहते हैं, कहानी अच्छा सुना लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है? उसके अंदर आपका होता है भाषाई बुद्धि, जिसके अंदर क्या होती है? भाषा ज़्यादा होती है। उसके अंदर लिंग्विस्टिक बुद्धि पाई जाती है, जो कि हार्वर्ड गार्टनर ने दिया है, तो उनको भी थोड़ा-सा एक नज़र में हम देखेंगे ही देखेंगे। कौन-सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं, अपने गुण को पहचान लेते हैं, यानी वो खुद को जानते हैं, यानी जब वो खुद की बातें करते हैं, जब वो अपने लिए बातें करते हैं, तो क्या होती है, यानी जब यानी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं, तो जब अपने को जानते हैं, तो उसको हमको बोलते हैं अंतःव्यक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल बुद्धि। क्या बोलते हैं उसे हम? इंट्रापर्सनल बुद्धि बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल बुद्धि। और दूसरों को जानना जब उसको इंटरपर्सनल कहा जाता है और इसको इंट्रापर्सनल। तो याद रखिएगा, ये इंट्रा है, ये खुद को जानना और एक होता है इंटर। तो इंटर में क्या होता है? दूसरे के अंदर इंटर कर जाना, तो याद रखिएगा वो दूसरों के लिए जो नेता लोग होते हैं, तो एक बार ये हार्वर्ड गार्टनर की बुद्धि है। शब्दों में क्या होता है? जिसके अंदर शब्दों का ज़्यादा ज्ञान होता है और तो कवि और पत्रकार बनते हैं। और जो आपका एक बुद्धि होता है गणितीय बुद्धि, जिसमें मैथ कैलकुलेशन करने की क्षमता होती है, जो कि साइंटिस्ट लोग बनते हैं, बैंकर लोग बनते हैं। और स्थानिक बुद्धि में क्या होती है? जो क्या कहते हैं, जो नक्शा बनाते हैं घरों का, उनके अंदर क्या होती है? स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। और शारीरिक बुद्धि क्या है? जो अपना ये सब मुँह कर लेते हैं, अपने शरीर पे जिनका कंट्रोल होता है, वो क्या होता है? वो शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। और उसके बाद संगीतात्मक बुद्धि, जिसके अंदर संगीत करने की क्षमता अधिक होती है। उसके बाद है, यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूज़न होता है और यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब ये दूसरों को के साथ इंटरैक्ट करते हैं, दूसरे की बुद्धि को जान लेते हैं। तो कौन जानते हैं? जो नेता लोग होते हैं, नेता लोग भी। और आप भी शिक्षक हैं, तो आप भी बच्चों की बुद्धि को जान लेंगे कि बच्चा हमसे चाहता क्या है। तो आपको बच्चे के अंदर इंटर करना है, जिसे इंटरपर्सनल कहा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे होता है इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल मतलब खुद को जानना, तो जो आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। चलिए, और प्रकृति में किसान लोग हो जाते हैं नेचर में। और अस्तित्व में क्या होता है, कौन चीज़ें क्या हैं जो कि दार्शनिक और फिलोसोफर बनते हैं, साधु-संत बन जाते हैं इसमें। चलिए, और इसकी आलोचना कैरल गिलगन ने की। इनकी आलोचना कौन की? कैरल गिलगन ने, सॉरी, ये हार्वर्ड गार्टनर है। तो इनकी आलोचना को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का वैल्यू नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें अलग-अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते हैं। चलिए, ये बुद्धि का है, यानी हार्वर्ड गार्टनर का है। चलिए, चलिए उसके बाद है, चलिए 72 है, तो 72 में पूछा गया कि कौन से वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों ले और ताल के बीच अंतर कर, तो कौन क्या कहते हैं? स्वर ताल, बाजा वाले बात, संगीत वाले काम हो रहे हैं। चलिए, उसके बाद है, एक कवि, लेखक एक कहानी के पास कौन-सी बुद्धि अधिक मात्रा है? तो जो लेखक होते हैं, जो कहानी होते हैं, उसमें कौन-सी भाषाई कहाँ है? तो यहाँ पे है। भाषा से ना लोग बनते हैं कवि, लेखक। उसके बाद है एक शहर को डिज़ाइन, चलिए डिज़ाइन की बात हो जाए, स्थानिक बुद्धि कहाँ है? स्पेशल लिंग्विस्टिक। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सही करना है। उसके बाद है, उसके बाद इसको को देखना है कि शिक्षक को बच्चों को बुद्धि लब्धि आयु को मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षा, मानकीकृत गलत होता है, तो एक गलत है। तो देखिए, एक गलत है, तो आपको देखना है, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। ये आज दोनों सही है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा में ये सही है, देखिए ये भी नहीं है। ये और दोनों गलत है, क्योंकि देखिए आपका पहला ही गलत है, तो आपने एक चीज़ से आपके ऑप्शन तक आप जा सके। सही ऑप्शन आपको यहाँ से हेल्प करेगा। तो यहाँ आए या ना आए, आपको इस ऑप्शन के थ्रू भी देख लेना है। और यहाँ पे देखिए सटीकता से भविष्यवाणी की जा सकती है। आगे ना बात, ये भी गलत है। चलिए उसके बाद है 76 है। 76 में क्या पूछा गया है कि अहमद मनोपचारक परामर्शदाता है, काउंसलर बनना चाहता है। तो हार्वर्ड कहने के अनुसार बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के
समाधान अवसर देना चाहिए, यानी उसके अंदर यानी उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके यानी दूसरे को जानना। तो इंटर टीचर क्या करते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे शिक्षक की बातें होती है। शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों के अंदर इंटर कर जाते हैं, यानी इंटरपर्सनल। तो थोड़ा-सा आपको इंग्लिश वाले ऑप्शन को भी देख लेना है, कि आपके पेपर आपके हाथ में रहेगा। असीमा दूसरों की मनोदशा और विवेचना के प्रति समझ बना लेती है। देखिए, यहाँ पे दूसरों की बातें वो, दूसरे की बातें क्या होती है, दूसरों के लिए इंटर करना। तो इंटर कहाँ है? चलिए यहाँ पे है। लेकिन जब एक इंटरपर्सनल और एक इंट्रापर्सनल आता है तो कन्फ्यूज़न कर देता है। तो इसलिए दूसरों की मनोदशा तो वो इंटर करें और खुद की मनोदशा होती है तो आपका वो इंट्रापर्सनल हो जाता है। चलिए कौन-सा प्रश्न बच्चा विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो जहाँ पे ज़्यादा आंसर, एक से ज़्यादा आंसर, देखिए इसको और इसको जोड़ने से एक आंसर आएगा। दूसरा विश्व युद्ध एक आंसर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? एक आंसर। लेकिन जहाँ पे सोच करेगा, सोचेगा ज़्यादा, किसी भी बात पे सोच करवा दीजिए तो एक से ज़्यादा आंसर आ जाएगा। अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाता है? स्वतः संज्ञान कहता है। आप जब अपने सोचते हैं, तो अपने दिमाग से सोचते हैं, अपने मेटाकोग्निशन से। आपका ये मेटाकोग्निशन से सोच के बारे में सोच दिमाग कहलाता है। मेटाकोग्निशन ही कहते हैं। रचनात्मक ये एक आवश्यकता और विशेष पहचान विशेषता क्या है? अभिसारी सोच नहीं है, विचारों की मौलिकता है। क्या है विचारों की मौलिकता? देखिए दोहराने और एक ही पल पे नहीं। चलिए उसके बाद है 81 है कि भाषा सोच का विकास क्या है? एक-दूसरे से अलग नहीं है, सामाजिक संदर्भ स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है इसलिए गलत, अलग स्वतंत्र मतलब अलग। एक-दूसरे से जुड़ा है क्योंकि दोनों एक-दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं या केवल आनुवंशिकता नहीं, ये ही बिल्कुल राइट है। चलिए उसके बाद है 82, 82 में क्या पूछा गया है कि मौलिकता सोच में प्रवाह और लचीलापन किसकी प्रमुख है? तो सॉलिन का लेना है कि क्रिएटिव जैसे बच्चों को, जो बच्चा रचनावादी हो। एक रचनात्मक कक्षा में सीखने के लिए केंद्रीकरण क्या होना चाहिए? कंडीशनिंग नहीं नहीं होना चाहिए। अर्थ निर्माण कि बच्चा अपना मीनिंग मेकिंग कर रहा है, यानी क्या कर रहे हैं वहाँ पे? यहाँ पे मीनिंग मीनिंग मेकिंग। जब बच्चा मीनिंग मेकिंग कर रहा है, यानी अपने अर्थ का जो निर्माण कर रहा है, वही ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए, रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता क्या है? यानी जहाँ पे एक से अधिक आंसर हो, तो एक से देखिए अब सारी सोच में क्या होता है? एक से अधिक आंसर होता है। अब इस सारी में सिर्फ एक आंसर निष्क्रिय नहीं, तो क्या हो जाएगा? पहला ही। एक बार इनको भी देखेंगे अब साझा में कौन-सा महत्व प्रत्यास्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। यहाँ पे याद करने की बात नहीं है, यहाँ पे रटने की बात नहीं है, यहाँ पे एक से ज़्यादा यानी सोच वाले। टेलीफ़ोन का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो एक आंसर है, बाद में कितना रह जाए? 28 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ पे यही बात आ गई। चुनौती के लिए क्या-क्या करना है? तो ये ऑप्शन बेहतर है, क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर वाला खोजना था। बच्चे में अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए कौन-सी महत्वपूर्ण है? तो संवाद, प्रत्यक्ष निर्देश, व्याख्यान, लेक्चर सब नेगेटिव है। आपको पहले करना है। डायलॉग करके यानी बच्चा संवाद करके बेहतर सीखता है। तो निम्न से रचनात्मक की महत्वपूर्ण विशेषता कौन-सी है? तो देखिए, अभिसारी सोच, वैचारिक मौलिकता और लचीलापन और एक होता है आपका अपसारी सोच। तो ये क्या हो जाएगा? आपको इसमें देखना है कि अभिसारी सोच भी चाहिए, वैचारिक मौलिकता और लचीलापन और अभिसारी सोच भी है। देखिए, आपके पास 2, 3, 4 ऑप्शन बेहतर हैं। 2, 3, 4 किसी में नहीं है, तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 है, गलत हो जाएगा क्योंकि अभिसारी सोच देख लीजिएगा, अभिसारी सोच तो होना चाहिए, ये याद रखिएगा। क्योंकि जब अभिसारी सोच से ही बचा तो क्रिएटिव बनता है, एक से ज़्यादा मल्टीपल आंसर होता है। तो चौथा किसमें है? देखिए चौथा इसी में है। आ गया ना? तो थोड़ा-सा उधर-इधर होगा भी, तो आप यहाँ से आंसर को सही पकड़ सकते हैं। उसके बाद है रचनात्मकता के विशेषता संकेतक कौन है? यानी यहाँ पे क्रिएटिव की यहाँ पे विशेषता पूछी गई है, आपको क्रिएटिव के। तो देखिए, बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, तो देखिए जब बारंबार जो यहाँ पे होगी, ये गलत हो जाएगा। तो पहला ही गलत है, तो देखिए पहला इसमें है, पहला इसमें है, पहला इसमें है। चलिए, पहला गलत, बाकी आंसर मिल गया। एक बार थोड़ा-सा इसको देख लीजिएगा। ऐसे भी थोड़ा-सा ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा-सा वीडियो को रोकिएगा, क्योंकि हम बहुत ही हाई स्पीड में चल रहे हैं। कौन-सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थी की मुख्य विशेषताएँ? तो मानसिक विचारों में खुलापन होना चाहिए, उत्सुक जिज्ञासा होना चाहिए, प्रश्न पूछते और स्पष्टीकरण करते हैं, बिना सोच विचार के निर्देशों का पालन करते हैं और परिकल्पनाओं का अर्थ निर्माण करते हैं और ये प्रयोगों की योजना बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपसे पूछा गया है सबसे बेहतर ऑप्शन। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो पहला है सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। लेकिन बिना सोच के ये गलत है। ये चौथा क्या है? गलत है ना?
तो जो 4 गलत हैं देखिए 4 इसमें है गलत हो जाएगा, 4 इसमें भी गलत हो जाएगा, तो आपके पास यही ऑप्शन बचेगा क्योंकि आपके पास तीसरा भी आंसर सही है जो कि इसमें 3 नहीं है। इस तरीके से आपको थोड़ा-सा देखना होगा। आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी? या विद्यार्थियों में बढ़ावा देगा? तो अपसारी कहाँ है अपसारी? ठीक है, अनेक संभावित आंसर है ना, जहाँ यहाँ पे अभिसारी आ जाए, यहाँ पे अपसारी आ जाए, वो एक से अधिक आंसर और अभिसारी का एक आंसर फिक्स होता है। तो देखिए अभिसारी और अपसारी में कौन दिए थे? जेपी गुल्फो दिए थे। तो अभिसारी क्या होता है? कि आपका आंसर अंदर ही रहना चाहिए, फिक्स ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन फिक्स होता है, आंसर फिक्स होता है और इसका एक से मल्टीपल आंसर मल्टीपल एक से ज़्यादा डाइवर्जेंट। तो यही है जेपी गुल्फोर्ड और थोड़ा-सा इनकी ये थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लीजिएगा अभिसारी का फिक्स आंसर है, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, ये फिक्स हो गया। और देखिए ये विस्फोट कहता है, अपसारी क्या होता है? विस्फोट कहता है, एक से अधिक आंसर निकाल लेता है। तो एक से अधिक आंसर क्या होता है? तो जब बच्चा क्रिएटिव होता है, यानी जब बच्चे से एक क्वेश्चन पूछा जाए, इनके लिए क्या-क्या उपयोग होगा? देखिए क्या से क्या कर लेगा, घर बनाना है, रूम बनाना है, टेबल कुर्सी जो बनाना है वो सब कर लेगा। और इस कहानी का एक अंत बताऊँ तो इस कहानी का अंत कुछ भी वो बता सकता है अपने विचारों के माध्यम से। तो देख लीजिएगा अभिसारी चिंतन एक पे है, अनेक पे है। तो ये सब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है। याद रखिएगा। चलिए अभिसारी और अपसारी में ये अंतर है। तो जब आपका अभिसारी और अपसारी ये हो जाता है और यहाँ से आपके इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसलिए इस अभिसारी और अपसारी को जो थ्योरी है, इनको थोड़ा-सा आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा और ये थ्योरी को भी आप लोग एक बार देखते ही जाइएगा क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए यहाँ पे आपके पियाजी आ गए। चलिए, कोई बात नहीं। तो पेजेज़ इधर से उधर हो गए। रुक जाइएगा। लगभग 89 तक हो गया है, 88 तक। एक सेकंड। प्रगतिशील हमारा हो गया था और उसके बाद हमारा प्रगतिशील के बाद हमारा बुद्धि भी हो गया था, उसके बाद हमारा चल रहा था अभिसारी और अपसारी सोच। जी, बस हम आ ही चुके हैं। ये भी हमारा हो गया था और 55, 56 और 88 तक हमारा हो चुका था। जेपी गिलफोर्ड भी हम कर चुके हैं और इसके बाद जेपी गिलफोर्ड का जो अपसारी और अपसारी से जो हो गया था, उसके बाद हमको करना था अपना क्वेश्चन जो कि इनसे संबंधित है। चलिए, ये रहा। ये पेज बहुत डिस्टर्ब करेगा। बस 1 सेकंड, बस 1 मिनट आप इंतज़ार कीजिए।
चलिए बस हो गया। तो 93 तक हो गया था हमारा और उसके बाद हम 91 करने वाले हैं। चलिए, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, जो 91 है निम्नलिखित में से कथनों पर वह तथा सही विकल्प आपको सही विकल्प चुनना है, यानी इसमें क्या करना है आपको सही विकल्प चुनना है। तो बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनौती है, जबकि लड़के कार्यों के साथ खेलना पसंद करते हैं। हाँ, तो ये जेंडर बायस जो है कि जो लड़कियां हैं वो खिलौने के साथ खेलेगी और लड़का जो उसमें अपना खिलौना में कार रखेंगे और लड़कियां जो होती है वो डॉल के साथ खेलेगी। तो अच्छी किसी विशेष सांस्कृतिक परीक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करते हैं और उसके कार्य को व्यवहार व्यवहार करें तो ये बिल्कुल दोनों ही सही है और तो जो दोनों सही है तो सेकंड हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 92 क्या होता है, यहाँ से आपका जेंडर बायस से शुरू होना वाला है। देखिए, यानी यहाँ पे है कि एक शिक्षक कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक बनिए, मजबूत बनो और लड़कियों के लिए थोड़ा नरम व्यवहार मत करो। किसको कहना है? तो देखिए, जब इस तरीके की बातें होगी तो आपको जेंडर रूढ़िवादिता जैसे ऑप्शन में दिखे जहाँ पे एक तरह शिक्षक झुका यानी पुराने चीज़ को लड़के क्या हैं, लड़के माना जाता है कि जो लड़कियाँ होती है पुरुषों से कमज़ोर होती है। तो क्या है ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो पर्सन के थ्योरी को भी देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। शिक्षक को जेंडर तथा भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। तो जिससे क्या बढ़ावा मिलेगा? यानी जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है। तो इसमें क्या होगा? इसमें शिक्षक जेंडर समता की बात करेगा। क्या होता है? इस भेदभाव की नहीं बात करेगा, ना रूढ़िवादिता का यानी ये बोलते हैं कि जो जेंडर है, यानी जो जेंडर याद रखिएगा, जेंडर क्या है? यानी ये एक सामाजिक संरचना है। लेकिन जो सेक्स मतलब ही लिंग होता है, जेंडर मतलब ही लिंग होता है, दोनों का अर्थ होता है लिंग। लेकिन ये आपका सोशल होता है, ये क्या होता है? ये सोशल यानी सामाजिक होता है और ये होता है आपका जैविक यानी बायोलॉजिकल यानी ये क्या होता है? ये सामाजिक होता है। तो याद रखिएगा कि आपको सामाजिक में कौन-सा होता है, थोड़ा-सा इंग्लिश में इसको ध्यान रखिएगा। तो जेंडर बायस ये होता है, तो जेंडर बायस के बारे में देखते हैं। देखिए 6 क्या है ये आपका बायोलॉजिकल है और जेंडर क्या है ये सामाजिक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। आपको बना दिया गया है कि लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़कियाँ घर के अंदर का काम करेंगी। तो इस तरीके के से पूछा गया है। और जेंडर पक्षपात क्या होता है? किसी एक तरफ झुकना। अगर आप लड़कों की तरफ झुक रहे हैं, लड़कियों की तरफ कम झुकाव रख रहे हैं, तो ये जेंडर बायस है। ये आप किसी एक तरफ झुकाव को जेंडर पक्षपात तो ये क्लियर हो गया होगा। और जो जेंडर बायस होता है पहले से चली आ रही अवधारणा जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि लड़के बाहर घर के काम करेंगे, लड़कियाँ घर के अंदर करेगी। तो ये आपके सामाजिक है, याद रखिए। तो थोड़ा-सा इनको देख लीजिएगा, जेंडर रूढ़िवादिता को कैसे खत्म करेंगे, इसका आधार क्या है? तो ये अ, उसको समता मतलब और इक्विटी मतलब इक्वलिटी माने समानता होता है और जो इक्विलिटी यानी इक्विटी होता है उसमें निष्पक्षता होता है, यानी यहाँ पे सबको बराबर तो देख लीजिएगा, आपके पास सबसे बेहतर ये ऑप्शन आएगा इक्वलिटी में जब चुनना होगा, जब इक्विटी में तो आप इक्विटी को चुनिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे जिसको जैसी हेल्प चाहिए उसको मिल रही है। जब कमज़ोर है तो ज़्यादा ये चलिए उसके बाद है ये 94 है। तो देखिए ये 94 है, 94 में आपसे ये पूछा है कि एक संभावित एक बच्ची जो अपने माता-पिता को गैर अनुपराधी जेंडर व्यवहार को करते हुए देखती है। तो जब वो उसको देखेगी तो वो क्या करेगी? वो उनके जैसा भी पालन करेगी। यानी जेंडर न्यूट्रल को पालन नहीं करेगी क्योंकि उसके माता-पिता इसको तोड़ रहे हैं जेंडर तो ये क्या हुआ?
कि उसपे क्या होगा, उसपे वो सवाल उठाएगी। वो भी क्योंकि अपने माता-पिता से ही तो वो सीख रही है। उसके बाद है से तर्क पूछा है कि शिक्षिका को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अपेक्षा सभी बच्चों में तार्किक करती है भाषाई कौशल होते हैं। बिल्कुल सही। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संस्था है। यहाँ पे ध्यान रखना है। जेंडर इज़ सोशल, अगर यहाँ पे लिंग हो जाता तो ये गलत हो जाता, ये याद रखिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बस यही चीज़ें आपको देखना ही है। लगेगा कि बिल्कुल आसान है लेकिन गलत हो जाता है। जेंडर में रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन-सी एक, यानी आपको सीधी-सी बात है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको कम करना है, तो उसको कम करने के लिए क्या कीजिएगा? अलग बैठाने से कम नहीं होगा, ना उस पे आपको विशिष्ट पहचान है, ना अलग खेल करने से नहीं क्या होगा, उसके जो जेंडर बायस यानी जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, उस पे चर्चा करना होगा आपको। चलिए उसके बाद है, चलिए अभी तक लगभग 1 घंटे में हम लोग ने सब क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए गुलाबी रंग को लड़कियों के लिए, नीले रंग कपड़ों के लिए। तो जेंडर स्टीरियोटाइप कहाँ है? यहाँ है। चलिए बस एक तरफ झुक रहा है, नहीं है। एक तरफ झुकता तो आपका जेंडर बायस हो जाता, लेकिन यहाँ पे फिक्स किया गया है। कलर के पे भी हम लड़के और लड़कियों में अंतर कर देते हैं। बस यही है। तो ये सामाजिक है। कौन-सी प्रणाली कक्षा में जेंडर विवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? यानी वे कौन से ऐसे हैं जो उसको प्रभावशाली है, यानी उसको क्या करना है, उसको चुनौती देना है, यानी उसको खत्म करने की बात होगी। तो शिक्षक को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को नज़रअंदाज नहीं करना है। शिक्षक को कक्षा में होने वाली गतिविधियों जिम्मेदारी के सभी बच्चों को बराबर, हाँ, जब सभी बच्चे को बराबर दिया जाएगा तो ही तो उसको खत्म करने की बातें होगी। 99, यानी इसमें कथन वाले पूछा गया है। देख लीजिएगा इसमें कि माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित और विज्ञान को विषय को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी यहाँ पे लड़का भाषा पढ़ना चाहता है, लेकिन लड़का को बोल दिया गया है कि लड़का भाषा नहीं पढ़ सकता, यानी लड़का मैथ और साइंस ही पढ़ेगा। तो देखिए ये गलत है, ये गलत है। लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, क्यों नहीं क्षमता होती है? दोनों गलत है। चलिए दोनों गलत है। ये ए और आर दोनों ही गलत हैं, यही पूछा गया है। आपका ए और आर दोनों गलत है। चलिए। बाद ये रहा अभी तक में हमने 100 तक, तो 100 तक कर लिए। आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ही दीजिए। चलिए, यहाँ से पूछा गया कि कौन-सा व्यवहार बच्चों में जेंडर विवादिता को पक्षपात कम करने में मदद करेगा? इसमें कम करना है ना। देखिए, सबसे केवल लड़कों को भारी, यानी यहाँ पे लड़कों से भारी भारी वस्तु उठवाना नहीं है, और लड़कियों के लिए तरल का प्रयोग देखभाल करने वाले व्यवसाय का जिक्र नहीं। सभी जेंडर में सहायता, यानी सभी में क्या होना चाहिए? समानुभूति होनी चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो खुद हो जाएगा। बाद है, विद्यार्थियों को सीखने की शैली में विविधता क्या होती है? यानी जब विद्यार्थी अलग-अलग वे में सीखता है, तो उसके अंदर क्या होती है? तो उसके अंदर उसके महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता को प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है? व्यक्तिगत जो भिन्नता है उसका जो सिद्धांत है वो क्या बताता है? सभी बच्चे के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है? नहीं है। सभी बच्चों की वृद्धि की एक जैसी होती नहीं है। विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति अंतर हो सकता है। बिल्कुल सही है। एक समान नहीं होना है। चलिए, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? केवल है ना गलत, केवल है ना गलत, केवल है ना गलत। चलिए, सही। कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा प्रभावी रणनीति नहीं है? यानी यहाँ पे कौन-सी प्रभावी रणनीति नहीं है, ये पूछा गया है। तो छात्रों को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, या छात्रों को विविध पृष्ठभूमि का अनुरूप शिक्षा सत्र और ऐसी विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, या निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और छात्रों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। तो यही है कि जो पृष्ठभूमि है उसको अनदेखा करना, यानी ये एक प्रभावी रणनीति नहीं है। तो ये आपको गलत में पूछा गया था, यानी नेगेटिव पूछा गया था, इसलिए नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होता है। उसके बाद है उसके बाद है देखिए, ये व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? प्रत्येक बच्चा एक-दूसरे से अलग है और एक अलग-अलग माध्यम से सीखता है, और क्या है? उसकी बुद्धि अलग है, उसकी व्यक्तिगत अति, यानी उसकी पर्सनैलिटी अलग अलग है, उसकी रुचि है, उसके सीखने की गति है, उसका व्यवहार, उसकी क्षमता, सब के सब बच्चा अलग तरीका से सीखता है। यही कुल बातें मिला के किया गया है। तो आपको, और ये अलग क्या होता है? उसके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण होता है। तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखना होगा, क्योंकि बच्चा विज़ुअल करके सीखता है, कोई देख के सीखता है, कोई बोल के सीखता है। तो ये सब के सब ये अलग होता है, और इसमें आपको शिक्षक को सभी भाषाओं का भी, और बच्चे अलग-अलग हैं उसको
पॉज़िटिव में रखना है, एक बाधक के रूप में नहीं रखना है, उसके साधन के रूप में रखना है। उसके बाद है ये हमारा 105 क्वेश्चन। तो चलिए 105 में हम ये देखते हैं कि कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए को किस पे ध्यान अलग नहीं, ना नाम मीन करना, नकारात्मक भेदभाव नहीं रखना चाहिए और ये है सब उसको क्या करना चाहिए, उसे इक्विटी बोले हैं कि इक्विटी सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। उसके बाद है 106 है कि एक दर्शना और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित जिसमें शामिल क्या है, भाषा विविधता शामिल है, लिंग विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता और योग्यता और जो विकलांगता है यानी विकलांगता नहीं कहेंगे, यहाँ पे दिव्यांगता बात करेंगे तो ये सब के सब सही है। यही तो खूबसूरती है विविधता विविधता का। तो देखिए विविध पृष्ठभूमि से यानी जब बच्चे अलग-अलग यानी पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उसी कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? परीक्षा में निष्पादन के आधार पे समूह को अलग बनाने में, विद्यार्थियों के समूह बनाने में नहीं, अपेक्षा करना और बनाए रखनी चाहिए सफलता की अपेक्षा कौन क देखिए ध्यान से यहाँ पे, सभी से सफलता की अपेक्षा करनी एवं बनाए रखनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। चलिए, ये सब बच्चे पास हो, आपको अलग नहीं करना है, ना उसको मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज़्ड टेस्ट नहीं लेना है। तो देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम सच में व्यक्तिगत विभिन्नता किसका परिणाम है? केवल नहीं, ना तो दोनों का, ये तो दोनों का ही तो है। ये क्या है ये? दोनों का ही तो है। चलिए उसके बाद है 109 तो देखिए, लगभग लगता है कि हम इसको डेढ़ घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, बस थोड़ा-सा स्पीड तेज़ रखना होगा। चलिए, जो 109 है, 109 में आपसे क्या पूछा कि एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज, सुगम बनाने के अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नता को प्रति क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, बात खत्म। वो माने कि महत्वपूर्ण है। उसके बाद है चलिए 110 में है कि एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस बिहू नृत्य प्रस्तुत करते हैं, तैयारी करते हैं, तो इससे क्षेत्रीय पक्षपात में हटाने में मदद मिलेगी? तो देखिए हाँ, मिलेगी और दूसरे जातीय समूह के सब लोगों से समझ सहयोग बिल्कुल सही। हाँ, ये भी सही। तो देखिए नहीं है ना, 3-4 में नहीं है ना, तो देखिए इसमें 3 और 4 है। देखिए इनमें भी आपका इनमें 1-2 है, तो केवल 1 और 4 वाला गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 यानी जो पहला और दूसरा दोनों ही सही है, जो कि तीसरे ऑप्शन में है। चलिए उसके बाद है चलिए कि विद्यार्थियों को अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत भिन्नता को किस नज़रिए में देखना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में नहीं है, उसको साधन में एक विकास प्रक्रिया एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का समान व्यवहार नहीं, औपचारिक चिंतन में नहीं, या है वो एक प्राकृतिक यानी उसका नेचर और उसका जो नर्चर कैसा है। चलिए, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? सीखने में वृद्धि होना चाहिए, बच्चों का वर्गीकरण नहीं, बच्चों का नहीं, बच्चों में कॉम्पिटिशन, बच्चों में भय और तनाव नहीं, बच्चों में भय और तनाव क्यों पैदा कीजिएगा? आकलन का उद्देश्य सीखने में वृद्धि होना चाहिए। आकलन का उद्देश्य सीखने में वृद्धि होना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का क्या होना चाहिए? तो मूल्यांकन में छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता होनी चाहिए। चलिए बात खत्म, ना तुलना है, ना हीनता है, ना तनाव है। बस आपको क्वेश्चन देखना है और आंसर तक पहुँच जाना है। चलिए, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति गलत। ये सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करना या बच्चों की व्यक्तिगत विशिष्ट ज़रूरतों को नहीं पहचानना, ये शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। नहीं, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान से देखिए, उसको पहचान में मदद करता है नहीं, यानी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ही बेहतर है। चलिए, यहाँ पे चलिए 115 क्वेश्चन है कि शिक्षक को बच्चे को मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रिया को पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये गलत है ना? ये गलत कहाँ है इसमें? यहाँ तक तो ये सही है। तो देखिए यही तो है गलत। चलिए बस एक ही आंसर से आंसर। चलिए उसके बाद है जो 116 है कि बच्चों के सीखना और तरक्की के मूल्यांकन विभिन्न तरीकों का प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही। विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी एक काफ़ी नहीं है? मूल्यांकन के लिए काफ़ी नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही है। एक ही के लिए काफ़ी नहीं है, अलग-अलग वे में
बच्चे सीखते हैं और उसको ये नहीं कि यहाँ पे एक परीक्षा लेंगे और बच्चे को आकलन कर देंगे, नहीं। चलिए आकलन मूल्यांकन में आपको महारत कैसे हासिल करना है जो कि आपके स्टेटस में आ जाए, तो बस एक बार उनको थोड़ा-सा देखते हैं। देखिए, आकलन क्या होता है एक सतत प्रक्रिया है, तो इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। यानी ये सीखने के दौरान होती है, याद रखिएगा। सीखने के ही दौरान। और ये होता है एक होता है सीखने के लिए बात यानी जिसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, जब ऑफ हो जाता है काम खत्म हो जाता है यानी जब फैसला सुना दिया जाता है, याद रखिएगा। आकलन मूल्यांकन में थोड़ा-सा अंतर देख लीजिएगा, बस जल्दी-जल्दी इसको करते ही ये आपका आकलन के प्रकार का कब की और कैसे ज़रूरत हुई? निदानात्मक में क्या होता है? कमियों को सिर्फ़ पहचानना, याद रखिएगा। कठिनाइयों को पहचानना डायग्नोस है और पहचानने के बाद उसका इलाज करना वो उपचार होता है, यानी उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है और जो भी हमारी एक-एक बातें निकल रही, आप उसको नोट करते जाएँगे और आपके एग्ज़ाम में यही बातें याद आएगी, तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो क्रैक हो जाएगा। चलिए और यहाँ तक अगर आप बने हैं तो बहुत ही अच्छा, आप एक अच्छे तैयारी में आ चुके हैं। चलिए उसके बाद है 117 कि कौन-सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष मूल्यांकन को चिन्हित करता है, यानी मूल्यांकन को चिन्हित करना, मूल्यांकन विद्यार्थियों में वैध, गलत। मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो देखिए ये बहुत कक्षागत तंत्र के लिए बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए प्रत्यास्मरण यानी यहाँ पे याद करने की बात है, तदाफा नहीं लगाना है और केवल है बस आंसर से कौन-सा एक समग्र मूल्यांकन को लागू करने का एक सही तरीका है, ये पूछा गया है। तो विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों के समय-समय पे मूल्यांकन मूल्यांकन करना बिल्कुल सही है। समय-समय पे ही तो बच्चों का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो देखिए मूल्यांकन होना चाहिए सर्वांगीण और समग्र विकास यानी होलिस्टिक एंड कंटीन्यूअस होना चाहिए यानी तब बच्चे के अंदर फिजिकल, सोशल और इमोशनल और जो संज्ञानात्मक है सब। मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? यहाँ से उसका उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए गलत पूछा है। तब बच्चे में डर और तनाव ना हो। बस यही सही है। नेगेटिव पूछा था। चलिए उसके बाद है कि बच्चों के आकलन के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है? कौन गलत है इसमें? अंक के रूप में? हाँ, अंक तो गलत है केवल, केवल। चलिए केवल ही हमारा पहला ही मिल गया। बस। कौन-सा सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है ये पूछा गया है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों को नामांकन गलत हो जाएगा, नामीकरण गलत हो जाएगा, अलग गलत हो जाएगा। या शिक्षक को अपनी शिक्षा यानी अपने खुद के लिए मदद कर रहा है गलत हो जाएगा। यह पुस्तक को सीखने का हिस्सा मानता है और यह द्वंद चिंता पैदा करने के सीखने को बढ़ाता है। अच्छा, सतत और समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं। अच्छा, उसके बाद है आपको ये इनमें से चुनना है। ठीक है? इसमें से चुनना है। तो जी इसमें देखिए, जिसमें आपका यह शिक्षण को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करना है, जिससे देखिए पहला अगर गलत है, तो पहला देखिए इसमें है और पहला इसमें है। यह ज़्यादा चिंता पैदा देखिए 4 भी गलत है, तो 4 किसमें है? 4 इसमें गलत है, तो आपके पास बचा है 2 और 3 यानी आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं, बिल्कुल ही सही भी है। चलिए उसके बाद है चलिए उसके बाद है एनईपी से। एनईपी से ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। ये आप एनईपी को पढ़ने मत बैठ जाइएगा क्योंकि एनईपी से ज़्यादा सवाल आप में आते ही नहीं हैं और आप एनईपी फालतू में पढ़ना शुरू कर देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार क्या होना चाहिए? इसको बस आप थोड़ा-सा इसको देख लीजिएगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। छात्र को अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण निगम प्रक्रिया में सक्रिय बनाता है या पिछले अनुभव नए ज्ञान प्राप्त करने का और सकारात्मक शिक्षण को हस्तांतरण से जोड़ने से तो ये पूरी तरह से पारंपरिक किताबी ज्ञान को बढ़ावा देना देखिए ये गलत है पूरी तरह से किताबी ज्ञान अगर ये आसान है और इसको तो आप ही पहचान सकते हैं तीसरा किसमें है देखिए 3 इसमें है और 3 इसमें है ठीक है फोर्थ ऑप्शन को पढ़ते हैं अनुभव और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक और वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देता है बिल्कुल चौथा किसमें है तो देखिए 2 और 4 और 1 4 बस इसमें अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देगा, तो आपको फिर से पहले और आपको पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन को थोड़ा-सा ध्यान से देखना होगा, कि दोनों में से कौन अच्छा है। कि छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है और जो दूसरा है आपका कि पिछले अनुभव को नए प्राप्त करने वाले सकारात्मक शिक्षण में हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करता है। तो देखिए, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन
बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको जो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है यानी जो यहाँ पे जो दूसरा है, दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है। तो देखिए चौथा के साथ आप जाइए, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा के साथ आप दूसरा और चौथा के साथ जाइए। चलिए, उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, वो क्या है? वो आपका क्या है? आलोचनात्मक सोच है, क्रिटिकल थिंकिंग है। याद रखिएगा, ये सब रटना निष्क्रिय सब गलत है। तो आप इसके बाद शिक्षा नीति एनईपी 2020 को देखते हैं, जो कि भारत शिक्षा का नया संविधान है और जो कि आपका ये क्या है? ये जो 21वीं सदी की क्या है ये? एक नई नीति है। चलिए देख लेते हैं, ये 2020 में लागू हुई है और ये किस पे बात करती है? तो सोचने के बजाय तो और ये है 5335 यानी इसको आप 53-34 से याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एडिट यही क्वेश्चन आ जाएँगे, तो इसलिए आपको देख लेना है। बस थोड़ा-सा इस पे आपको नज़र देना है क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। लेकिन और ये 360 डिग्री पे बात करता है यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट यानी लेकिन अगर थोड़ा-सा देखते हैं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि अब यही आखिरी है समय जो आपको और ये भी बात करता है टीचर क्या होता है? सपोर्टर होता है, फैसिलिटेटर होता है, 40 मिनट अप्रोच रखने वाला होता है। और ये रटने पे नहीं बल देता है, ये कौशल पे जोर देता है। इस पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर यहाँ से आप चीज़ों को सही कर पाते हैं, तो और ये जहाँ ऑप्शन दिखे सही लगा दीजिएगा। चलिए बस और यहाँ से ये समझना है, याद रखिएगा एफिलेन का है और ये है बच्चा भगवान है। अगर बच्चा को भगवान मान लीजिए, तो कहने की ज़रूरत ही क्या है? और यहाँ पे आप सी-टेट के लिए आपका चलिए उसके बाद है 125 125 में क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियों को सीखने के शिक्षा शाह को प्रस्तावित करते हैं। क्या शिक्षा के लिए नहीं अनुभवात्मक अनुभव एक्सपीरियंस पे जहाँ बच्चा खोज करके सीखे सब वही बातें कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनईपी 2020 के अनुसार है भाषा का प्रयोग। देखिए यहाँ पे केवल है। तो बच्चे की मातृभाषा का ही सब यही बात करता है कि बच्चे की जो शिक्षा है कहाँ पे देनी होगी? तो वो मातृभाषा में है। उसके बाद है चलिए और उसके बाद है हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको पेडागोजी को भी सही करने का एक ऐसा मूल मंत्र बताऊँगा जो कि आपके सारे पेडागोजी क्वेश्चन सही होंगे। चलिए, तो आपका एक क्लास से दोनों पेपर पास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन-सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति को बढ़ावा देता है? तो रट के याद करना देखिए देखिए यहाँ पे रट के याद करना तो देखिए दूसरा गलत है, दूसरा किसमें है? इसमें है। चलिए अन्वेषण आधारित, देखिए ये आपका पॉजिटिव लग रहा है, तीसरा किसमें है? तीसरा देखिए इसमें है। चलिए जिसमें तीसरा तीसरा इसमें भी है, इसलिए ये 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको तीसरा तो सही है, चौथा भी है, 3 और 4 3-4 किसमें है? 3-4 इसमें है। चलिए सही। शिक्षा नीति किस पे प्रस्ताव रखते हैं? तो परीक्षा पे नहीं, अध्यापक पे नहीं, क्या होती है? लर्नर सेंटर यानी ये क्या है? यह छात्र केंद्रित है। क्या है? ये छात्र यानी पालक की बात करता है। बीच में कौन है? तो बीच में ही बच्चा है। उसके बाद है ले बाद है 129 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पे जोर दिया था? तो ये किस पे दिया था? ये बहुविषयकता यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पे बात किया है। चलिए सही है। उसके बाद है 130 पे देखते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा बिल्कुल सही है। ये सही है, बिल्कुल सही है। छोटे बच्चों अपनी मातृभाषा में अधिक अवधारणा को अधिक तेजी से सीख बिल्कुल ही, दोनों ही सही है, तो पहला ही सही तो हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पे बात देती है? तो करके सीखना पे चौथा है ना और चौथा कौन है? चलिए वैज्ञानिक पे भी और डिजिटल पे ये चारों बातें हैं। चलिए कोई नेगेटिव नहीं, सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव। एनईपी क्या है? किस कौन सा आकलन का उद्देश्य है? यानी यहाँ पे एनईपी जो है किस कौन सा आकलन का उद्देश्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, सीखने का स्तर को सुनिश्चित करने के लिए यानी उत्पन्न करना और जड़ पैदा पहला गलत, पहला कहाँ है? देखिए, ये तीनों में पहला है, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत। बचा क्या? 4 ही। चलिए, एक आंसर काम खत्म। आपका यही समय है, जो समय को बचाएगा। चलिए उसके बाद है 133 में आपसे क्या पूछा गया है कि यानी भारतीय संसद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन-सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? तो ये निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार को पारित किया गया है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में पारित किया गया है। कौन-सा शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए? यहाँ पे दिव्यांगता रखिएगा, सहायक तकनीक का उदाहरण है। तो व्हीलचेयर ही तो है, व्हीलचेयर ही। तो जो ए व्हीलचेयर किसको है? जो शारीरिक दिव्यांग लोगों ने जिससे आपको हाँ, जिसे फिजिकली में यानी चलने में दिक्कतें होती हैं।
जिनके मसल्स ठीक से नहीं काम कर पाते हैं। उसके बाद है 135 में देखिए 135 में कि कौन-सा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया। यानी उसको बढ़ावा दिया गया है कि बात यहाँ पे कर रहा है तो जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव यानी उनसे भेदभाव नहीं रखना है आपको। चलिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में किस सिद्धांत को पक्ष अलग नहीं, नामीकरण पे नहीं, ना एकीकरण पे क्या है, सबको समावेशन करना है, यानी सबको क्या करना है, सबको इंटीग्रेशन करना है। क्या है? सबको इंटीग्रेशन करना है, ये याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है 137 में आपसे ये पूछा गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्ध वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या होना चाहिए? मानसिक विकलांग नहीं, बौद्धिक रूप से विकलांगता नहीं, मानसिक मतलब नहीं, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता हो। जिसमें क्या है? जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर बौद्धिक अक्षमता हो। जी। उसके बाद है, इसको भी देखते हैं कि समय से शिक्षा के बढ़ावा ने सुसाधन हेतु दिव्यांगजन अधिकार नियम 2016 के अंतर्गत किस समूह को प्रतिपादित किया? यानी यहाँ पे विद्यालय जाने वाले बालकों को हर 5 का ये सही है। सभी के लिए ₹1 और मानकीकृत है सबके लिए देखिए यहाँ पे 2 है, 2 तो गलत है। यानी जहाँ पे 2 है वो क्या है वो दोनों ही गलत हैं। 2 जो है वो क्या है? वो आपका गलत है। 2 क्या है? वो आपका गलत है। चलिए 2 क्या है? वो गलत है। 2 किसमें है? देखिए इसमें भी 2 है ना गलत, इसमें भी 2 है ना गलत, इसमें भी 2 है ना गलत। लीजिए पहला ही आपका राइट आंसर यानी नहीं 3 ही एक ही 2 को काटिए और सबका आंसर फिक्स। यानी यहाँ पे कौन-सा कारक चलन से यानी चलने से संबंधित है, लचीला नहीं है। देखिए अच्छा समर्थन में बाधक है। अच्छा, तो थोड़ा-सा क्वेश्चन मेरे थोड़ा तेज़ी से मत पढ़िएगा, थोड़ा-सा रुक भी जाइएगा। कौन-सा कारक चलन क्रियात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है? कौन-सा यानी जो जो बच्चे चल नहीं पाते हैं, तो उनमें कौन-सा एक ऐसा है कि जो उनके में वो बाधक है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, जहाँ पे वो अधर्म आधारभूत संरचना यानी जहाँ पे उसके लिए अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो बिल्डिंग है अगर उसके पास अगर लिफ्ट का यूज़ ना हो तो उसके लिए तो बहुत ही दिक्कत है और ऐसा भी कि जहाँ पे बच्चा हर जगह बच्चे लाइब्रेरी में जाना हो, क्लास में किसी भी यानी कहीं भी वो आसानी से जा सके, यही कुल बातें मिला के की गई हैं। तो चलिए उसके बाद है हम 40 को देखते हैं कि भाषा कक्षा में वो विद्यार्थी जिन्हें वाचन कल वाचन वैकल्य और उनके सफल संवेदन हेतु किसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हस्तलिखित कार्यों को जमा करना, सख्त से समय सीमा पर निर्धारित करना या कक्षा में नोटिस बनाने की जगह आवाज़ रिकॉर्डर के इस्तेमाल की वाचन मतलब बोलने से संबंधित होता है। हस्तलाखित के बजाय टाइप पर मुद्रित करके कार्य पत्र को जमा करने का नहीं, व्यक्तिगत के अनुसार पठन और लेखन अवसर प्रदान पढ़ने और लिखने की नहीं है। उसके बाद है क्या है हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित है। कक्षा में नोटिस बनाने की जगह यहाँ पे आवाज़ की बातें हैं क्योंकि जब बोलने में दिक्कत होता है तो उसके लिए आवाज़ भी सही होनी चाहिए। चलिए, कौन-सा विकल्प दी गई कि दिव्यांगता संबंधित छात्रों के समर्थन तो यथोचित संयोजित रणनीति का सही युग्म है? यानी यहाँ हिसाब से पूछा गया है कि डिस्कैल्कुलिया क्या है? कैलकुलेटर से संबंधित है। डिस्लेक्सिया क्या होता है? आपके डिस्लेक्सिया ये आपके पढ़ने से तो यहाँ पे लिखने की बात की गई है, गलत हो जाएगा। हेडिंग से क्या होता है? डिफिकल्टी अब विजुअल से क्या होता है? पिक्चर यानी यहाँ से कौन सबसे पूछा गया है? देखिए पहला ही है डिस्कैल्कुलिया अगर थोड़ा-सा लर्निंग अधिगम को भी जान लेंगे कि पढ़ने में कठिनाई को क्या कहा जाता है? तो देखिए, यहाँ पे अधिगम अक्षमता, तो देखिए अधिगम अक्षमता क्या होता है? ये कोई बीमारी नहीं है, इस बात को ये मिला लीजिएगा, एक समय के बाद बच्चा सीख जाता है। तो देखिए, ये एक डिसऑर्डर है, तो देख लीजिएगा, विशेषता क्या होती है? बुद्धि सामान्य होती है, विशेष शैक्षणिक कठिनाई और अस्थायी यानी ये अस्थायी नहीं है, ये क्या है? इसका आईक्यू कम होता है या लॉस होते हैं, भावनात्मक विकार और मानसिक मंदा होता है, बाकी इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और देख लीजिएगा जब पढ़ने में कठिनाई क्या होती है? जब बच्चा उल्टा पढ़ना शुरू करता है तो डिस्लेक्सिया हुआ है, याद रखिए और जब वहीं लिखने में गलती करता है तो डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो थोड़ा-सा इन नोट्स को भी एक बार देख लीजिएगा और यहाँ पे जब उसको मैथ में दिक्कतें आ रही है तो उसे डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है और बोलने में डिस्फेजिया कहते हैं और भ्रम में डिस्मोर्फिया कहते हैं। तो याद रखिएगा और एडीएचडी जो बच्चा होता है वो एक जगह नहीं रह पाता है, वो हाइपर एक्टिव रहता है। तो बस यही चीज़ें हैं और इसको भी थोड़ा-सा देख लेना होगा आपको। अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो अब यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है।
कौन-सी विकलांगता दी गई है कि दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समर्थन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। यहाँ से आपसे पूछा गया है सही युग्म। तो देखिए स्वलीनता होता है जितना हो सके एक ही समय सारणी पर दिनचर्या यानी तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। चलिए उसके बाद है 143 यानी उपकरण और सहायक तकनीकों की पहुँच को अनुकूलित करने में निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलती है आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए जो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित है उसको भी सही है, वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान यानी जो एडीएचडी है जो एडीएचडी है, ये भी ठीक है। वो विद्यार्थी जिन पर मस्तिष्क के घात घात है, असाधारण प्रतिभा वाले छात्र बिल्कुल सही। तो 1, 2, 3 और 4 चलिए उसके बाद है 144 तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन-सा जो विकल्प है दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन का सही युग्म है। तो देखिए प्रतिभाशाली और बहुत ही सरल समग्र नहीं, बार-बार बदलते रहना नहीं कार्य यानी होमवर्क देने से नहीं होता है, वो वाह कहानी और जो धैर्य दिखाना प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना है। उन्हें उन्हें ज़्यादा समय दिया जाएगा, तो वो भी कर लेंगे यानी क्योंकि उसके अंदर कोई वो बीमारी नहीं है, बस समय की कमी है। तो समय देने के बाद वो चीज़ें सही हो जाएगी। तो उसके बाद है ये आपका 145 यहाँ से आप प्रेरणा और यानी मोटिवेशन और अधिगम के जहाँ से भर-भर के क्वेश्चन आते हैं। इनसे पहला क्वेश्चन मोटिवेना और यानी प्रेरणा और सीखने के बारे में कौन-सा कथन सही है? सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र साझा से बचने के कारण यानी साझा से बचना क्या होता है? वो गलत होता है। सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र में आंतरिक हाँ, जब खुद से उसके अंदर से हो, तब वो अच्छा सीखेगा। उसके अंदर लालसा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। अनुभवात्मक अध्ययन किस पे बल देता है? यानी जो एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग होता है, वो किस पे बल देता है? यही आपसे पूछा गया है। तो किस पे देता है? बच्चों का अधिगम और शिक्षा के नियंत्रण पे बल देता है। सीखने में पुनर्लगन की भूमिका में आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पे या एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पे। तो अनुभव यानी अनुभव के बारे में तो देखिए, यहाँ पे जो अनुभव का आपका यहाँ से पूछ देगा, तो ये हो जाएगा आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ पे बात की जाएगी। तो इस तरीके के ऑप्शन को थोड़ा-सा सोच समझ के साथ दीजिएगा। बाकी कौन-सी प्रतिक्रिया अधिगम के कारण योगदान नहीं देती है? यानी अधिगम के कारण क्या है? वो योगदान नहीं देती हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो ये गैर प्रासंगिकरण यानी डिकॉन्टेक्चुअलाइज़ेशन होता है, याद रखिएगा अधिगम के दौरान। चलिए ठीक है। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा क्या होती है? यानी सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखता है? जब सामान्य से विशिष्ट कोई बात है, बिल्कुल सही। जब आसान चीज़ों को बताया जाएगा और फिर भारी चीज़ों को, पहले हल्की चीज़ों को, फिर भारी चीज़ों को, तब बच्चा जाके सीखेगा। और अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित होता है? दंड गलत है। सीखने के तरीके पे विचार, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा। अब यहाँ पे एक-दूसरे के साथ बातचीत करने में और सीखने के तरीके पे विचार करने पे। तो देखिए जब सीखने के तरीके पे जब विचार होगा तो ज़्यादा चीज़ें बेहतर होगी। क्योंकि यहाँ पे सीखने की बात हो रही है, यहाँ पे एक-दूसरे से बातचीत कर रहा किया जा रहा है तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। चलिए 151 में आपसे ये पूछा गया है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में अधिगम क्या है? बच्चों के व्यवहार में अस्थायी रूप से मापते जो परिवर्तन है, ज्ञान के स्वनिर्माण की एक प्रक्रिया है या उद्दीपन प्रक्रिया के युग्म होता है नहीं, तब होता है जब छात्र को सकारात्मक पुनर्बलन पेश की जाती है। तो जो एक सामाजिक संरचना है यानी यहाँ पे जब एक सामाजिक संरचना है तो क्या होता है? वो ज्ञान के स्वनिर्माण की एक प्रोसेस है। राइट? आंसर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन-सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है? तो अन्वेषण और चर्चा। बिल्कुल बात सही। उसके बाद है इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पे विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं। गैर में नहीं आंतरिक रूप से किसी वाद-विवाद नहीं अर्थपूर्ण गतिविधियों में चलिए अर्थपूर्ण यानी जहाँ पे मीनिंगफुल एक्टिविटी हो, जहाँ पे कोई पर्पस हो। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है कि उनका आनुवंशिकता संरचना के आकलन के बाद सटीक नहीं, साझा नहीं, बाधा नहीं, क्योंकि यहाँ बाधा आ ही गई है। तो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, उसके बाद 156 सीखने का कौन-सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है? जहाँ पे और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संकट पे जोर देता है, तो व्यवहारवादी नहीं है। और क्या ये आपको साइकोसेक्सुअल व्यू है? याद रखिएगा क्या है ये? साइकोसेक्सुअल व्यू यानी साइकोसेक्सुअल व्यू है, याद रखिएगा। कौन-सा आंतरिक और अभिप्रेरणा का उदाहरण? आंतरिक मतलब
अंदर से याद रखिएगा। एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा जो कि इसके बाद ही देखेंगे। तो देखिए रुचि के कारण चलिए ये अंदर है, आपकी रुचि कहाँ है? अंदर है। चलिए, तो देखिए एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक यानी जिसे आंतरिक और बाहरी कहते हैं। तो देखिए इन दोनों में जो कि स्टेटमेंट में आपके ये भर-भर के ही आते हैं। तो देखिए ये क्या है आपके अभिप्रेरणा का मूल मंत्र यानी अभिप्रेरणा क्या होता है? किसी भी व्यवहार को शुरू करना और उसे बनाए रखना। यानी यहाँ से आपका लक्ष्य है, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है? आपको लक्ष्य सीटेट है, यहाँ पे आपका लक्ष्य सीटेट को पास करना है और आपके आपका मोबाइल भी चार्ज है, रिचार्ज भी है और पढ़ किससे है? तो साइन सीटेट से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी आपका सीटेट पास हो जाएगा और उसके बाद देखिए देखिए, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा तो जो आत्मसंतोष, गहराई से सीखना, दीर्घ लंबे समय, क्रिएटिव ये सब आपका अंदर की बात होती है। और यहाँ पे एक बच्चा कहानी पढ़ता है क्योंकि उसे मज़ा आता है, एक बच्ची चित्र बनाते हैं तो क्योंकि उसको मज़ा आता है तो उसका अंदर की बात है तो इसे आंतरिक मोटिवेशन कहते हैं। और बाहरी में क्या होता है? सज़ा, पुरस्कार, पैसा जो कि नेगेटिव होता है। चलिए, ये लंबे समय तक नहीं और ये ज़्यादा नहीं दिन चलता है और ये बाद में ये क्या होता है अगर वर्क होगा, सीटेट पास होगा तो हैप्पी, सीटेट फेल होगा तो टेंशन। तो आपको आंतरिक मोटिवेशन रखना है। चलिए, तो जहाँ तक से हमने इन चीज़ों को कर लिया और अब हम सीटेट के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो चलिए अभी हमारे पास भी आधा घंटा समय है और हमारे पास लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं। तो प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिका और ये भी देखिए, ये जो आपकी जो क्लासें हैं, ये आपकी क्लासें 12 बज के 41 एएम पर क्लासें बन रही है। ये क्या है? आपको यहाँ से थोड़ा-सा देखना होगा, ये जो हमारी क्लासें हैं, वो 12:41 पे तो इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पाता है, तो मेरी क्लास नहीं बन पा रही है। तो देखिए, ये आपकी 6 फरवरी की है, जो कि आपका 7 का एग्ज़ाम है और 8 को। देखिए, आप इसको तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही खुशी होता है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, कैसी क्लास लगी है। तो चलिए अपने हम आगे बढ़ते हैं, आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपसे ये जो 158 जो क्वेश्चन पूछा है कि प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? तो समालोचनात्मक चिंतन बिल्कुल सही, सृजनात्मक बिल्कुल सही, समस्या समाधान कैसे करके सीखते हैं? बातें बिल्कुल ही बन रही हैं। तो ये चारों के चारों ही सही है। चलिए, हो गया? चारों क्या है? ये सही है। चलिए उसके बाद ये है 159 कि सहयोगात्मक अधिगम को सुशासित करने के शिक्षकों को विद्यार्थी में आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सही है, बिल्कुल है। सीखना दूसरे की मदद लेकर सत्य निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल सही है, दोनों है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये बहुत ईज़ी होता है। बच्चे में सीखने के बारे में देखिए, आप इसको क्या मानते हैं? आप इसको इसको आपको मानना है पेडागोजी और ये नेगेटिव और पॉजिटिव पर ही ये सॉल्व हो जाता है। चलिए, बच्चों के सीखने के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है, बस ध्यान दीजिए। गलत है, तो गलत को गलत ही यहाँ पे चुनना है। तो देखिए, कि बच्चे में चक्रीय तरीके से सीखते हैं, सही है। बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, बच्चे अपनी गलती और त्रुटि से सीखते हैं, सही है। बच्चे तब सीखते हैं जब सक्रिय संबंध बनाते हैं। तो आपके पास ये क्या है? बच्चे एक लीनियर मैनर है, एक तरीके से सीखते हैं, नहीं। एक रैखिक एक लाइन में नहीं सीखते हैं। बच्चे एक लाइन में सीखते हैं, नहीं सीखते हैं। चलिए, कौन-सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करना है ना? तो कक्षा का परिवेश प्रवेश प्रभावित करेगा, संसाधन की उपलब्धता भी करेगा, शिक्षक की शिक्षण शास्त्री विद्या भी करेगी, विद्यार्थियों की तत्परता हाँ, बिल्कुल ये सही है। 1, 2, 3 और 4 चलिए, कौन-सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक है? बाधक? तो नेगेटिव, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव तो आपको नेगेटिव का आंसर खोजना है। वातावरण स्वभाव सहज प्रक्रिया सही है, तो गलत हो जाएगा। ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पे ही आपका कठोर साझा की बात होती है। सज़ा तो देना है नहीं।
चलिए, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन-सी युक्तियाँ सही है? यानी बच्चों को क्या करना है, सीखने के लिए प्रेरित करना है, उसके अंदर मोटिवेशन कूट-कूट के भरना है। तो सबसे कौन-सी जो तरीका है यहाँ पे सबसे बेहतर है? तो देखिए, कक्षा में अधिगम की अधिकता सहभागिता को बढ़ावा देना, हाँ, बिल्कुल सही है। अंकों के लिए नहीं, अगर यहाँ पे आप कॉम्पिटिशन कराएँगे, गलत हो जाएगा। दूसरा कहाँ है? यहाँ पे दूसरा है। दूसरा कहाँ है? यहाँ पे है। तो देखिए, विद्यार्थियों को अपने विचार पे व्यक्त करने की आज़ादी देना। देखिए, उसके बाद यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि एक इसके पास आपका 1 और 4 है, वहाँ पे 1, 3, 4। तो देखिए, 1, 4 भी तो सही है, तो आपको 4 दोनों में है, तो आपको 4 को नहीं भी देखिएगा तब का समय बचेगा। क्योंकि 4 दोनों में है और दोनों ऑप्शन ये गलत हो गया है। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 को देखना है। यानी 3 में क्या है, 2 और 3 है ना? सॉरी, इसको देख लीजिएगा, ये 2 और 3 है। 2 और 3 है, तो चलिए 2 और 3 दूसरा ऑप्शन में नहीं, चलिए दूसरा ऑप्शन में 1 ही है, 1 ही है, 1 ही। उसके बाद है तीसरा को देखिए, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पे लक्ष्य निर्धारित करने में मदद, बिल्कुल सही। 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4 जो कि सेकंड वाले ऑप्शन में है। तो उसके बाद है, चलिए 167 63 का ना, 164 में हम बात करते हैं। 164 में पूछा गया है कि कौन-सा अधिक अतिरिक्त शिक्षण की पहचान नहीं है? कौन-सा मोटिवेशन है कि विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं, तो वो मोटिवेशन है उसके अंदर। तो बात सही है, शिक्षार्थी में एकदम सन्नाटा, जहाँ पे सन्नाटा है तो आपके क्लास मोटिवेशन बच्चों के अंदर है ही नहीं। कि शिक्षक यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं तो बच्चा बच्चे बैठे रहेंगे तो बच्चा, लेकिन आपको बच्चे को पढ़ाना है। चलिए 165 में आपको पूछा गया कि कौन-सा अधिगम में बाधा के पहुँचाए जाने की संभावना है? यानी अधिगम में यानी नेगेटिव, इस एक तरह से आप ये कीजिए। तो देखिए, योग्यता के संबंधी दृष्टिकोण पर विश्वास सही है तो गलत हो जाएगा। विशेष पहचान के बारे में प्रचलित जो धारणा को बढ़ावा नहीं, जो स्टीरियोटाइप है इसको बढ़ावा नहीं देना है, इसको तो खत्म करना है कि लड़के जो होते हैं वो मैथ साइंस पढ़ते हैं, लड़कियाँ मैथ साइंस नहीं ले सकती हैं क्योंकि कमज़ोर होती हैं। नहीं, दोनों ही मैथ और साइंस ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। किसी एक को नहीं देना है, दोनों को ही देना है, दोनों की इच्छा के अनुसार देना है। चलिए, उसके बाद है 166 में आपसे ये पूछा गया है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को सही कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, बिल्कुल सही है। सही है, क्योंकि बच्चे छात्रों से सीखते हैं, बात करता हूँ। चलिए, उसके बाद है 100 संज्ञान और समय समय के बारे में क्या है? तो इमोशन कॉग्निशन एक साथ चलते हैं। जब आपका अगर आपका इमोशन अगर सही नहीं रहेगा, आपका जो इमोशन है यानी जो आपका फ़ियर, एंगर, लव है, यानी जो इमोशन नहीं होगा तो आपके संज्ञान यानी आपके दिमाग को प्रभावित करेगा। तो ये दोनों एक साथ से गुथे हुए हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये अलग नहीं है, याद रखिएगा। तो उसको भी हम देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान के सुशासित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के व्यवहार में क्या है? व्यवहारवादी नहीं है। ये क्या है? ये साइकोडायनामिक है या सामाजिक सांस्कृतिक है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सामाजिक सांस्कृतिक हो जाएगा। तो उसको स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है? स्वयं को ना, स्वयं को तो क्या रेगुलेशन करना, खुद को ही रेगुलेट करना, बात खत्म। कौन-सा भाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन-सा भाव नहीं है? कौन इमोशन नहीं है? तो इसमें देखिए, फ़ियर, एंगर, लव ये तीनों ही इमोशन है, याद रखिएगा। तो जहाँ से आपके इमोशन और कॉग्निशन से आते हैं तो थोड़ा-सा एक बात देख लेंगे। तो इमोशन कौन दिए थे? मैक्डूगल दिए थे, और जो ये फ़ियर, एंगर और जो लव है, ये ही पूछेगा कि कौन है और कौन नहीं है, क्योंकि यहाँ से फिक्स ही पूछेगा ही पूछेगा ये, इस चीज़ को जान लीजिएगा और इसको भी थोड़ा-सा देख लीजिएगा। और उसके बाद इमोशन क्या है? तो जो इमोशन है तो देखिए, वो इमोशन आपका क्या है? तो आपके अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने के साथ-साथ ही वो स्मृति को भी वो प्रभावित करती हैं, तो ये याद रखिएगा। क्या करना है यहाँ पे? इसको याद रखना है। जो कथन है कि जो विद्यालयों को अधिगम के संज्ञानात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ये कहाँ गलत है? चलिए, खोज में ही तो दोनों गलत हैं, तो इसलिए दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे ये और दोनों सही है, और यहाँ पे ये और दोनों सही है। तो चलिए,
संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति क्या है? यानी आपसे यहाँ से पूछा गया है कि स्मृति क्या है? तो स्मृति में क्या होता है? इसमें निर्माण के सक्षम लेकिन विवेचना नहीं है, निर्माण एवं विवेचन करने में दोनों ही सक्षम होता है। बिल्कुल सही। भावनात्मक भावनाओं के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है? इमोशन के बारे में देखिए फिर वही बात आ गई, तो कौन सही नहीं है? देखिए, तो भावना यहाँ पे देखिए स्वतंत्र चलिए गलत पूछा था, अलग नहीं है। स्वतंत्र मतलब अलग, लेकिन ये दोनों तो एक साथ चलता है और इंस्टीट्यूट में बार-बार घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है। काफ़ी लोग गलत भी कर देते हैं। तो देखिए, स्विंग और संज्ञान के बारे में कौन-सा कथन सही है? उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधा है, रुचि अधिगम में बाधक नहीं है। और देखिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है इंस्टीट्यूट में, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग गलत इसको कर देते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से देखिएगा, जो उच्च स्तरीय जो तनाव है यानी जो आपके अंदर हाई स्ट्रेस है, उसको बाधक यानी उसको वो कम करता है, यानी उसको वो खत्म करता है। तो देखिए, जब आपके अंदर ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, जब आप ज़्यादा परेशान होते हैं, तो अगर आपका जो इमोशन है और जो कॉग्निशन है, यानी अगर दोनों एक दूसरे से अगर मिल जाते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं और यही बात किया गया है। चलिए, बस समझने की देरी है यहाँ पे। कौन-सी भावना छात्रों की सीखने के प्रेरित कर सकती है? तो बोरियत नहीं, अत्यधिक भय नहीं, आशा क्रोध कहाँ से? जब गुस्सा हो जाएगा तो कहाँ से? उसके अंदर होप होनी चाहिए। उसके बाद है संज्ञानात्मक कौशल जैसे ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि, ये सब क्या हैं? तो ये सब के सब आपके क्या हैं? पे व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए उसके बाद है कि अपने विचारों और मौखिकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूँढने में अक्सर मदद करता है। ये कथन क्या सुझाता है? भाषा संज्ञान संबंधित नहीं, संबंधित तो है ही। भाषा और जो विज्ञान है क्या है? वो संबंधित हैं और भाषा के लिए जिम्मेवार नहीं, भाषा संज्ञानात्मक को क्या कहते हैं? इसको फैसिलिटेट बनाते हैं। बिल्कुल ये बात सही है, सुशासित करती हैं। स्विंग और संज्ञान के बारे में कौन-सा सही है? तो सबसे पॉजिटिव खोजिए। तो देखिए, उच्च स्तरीय दुश्चिंता समाधान कौशल को बेहतर करती हैं या संतुलित सहभागिता उद्योगों को बढ़ाता है, निराशाधिगम करता है और अधिक रस करने को अभिप्रेरित करता है या समन्वित अधिगमकर्ताओं को वो सामूहिक करता है। तो देखिए, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, संतुलित उत्साह भागीदारी अधिगम को वो बढ़ाता है। ऐसी स्थिति जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर विद्यार्थियों में किस संवेगों का अनुभव करेंगे? तो क्या आनंद करेंगे, चिंता करेंगे, उम्मीद करेंगे या उसे बोरियत करेंगे? तो उससे क्या करेंगे? उसे जब परिणाम अनिश्चित हैं, जब आपका अगर आप मान लेते हैं कि मैं जो सीटेट का एग्ज़ाम मैं दूँगा, तो वो फ़ेल कर जाऊँगा, तो ये आपकी चिंता की बातें हैं और ये एंग्ज़ायटी होती है। लेकिन आप यहाँ पे आ गए तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके अंदर फ़ियर, एंगर, लव और कॉग्निशन, इमोशन बस मिक्स होना चाहिए, साथ रहना है। संज्ञान और भावनाएँ। देखिए, एक-दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, एक ही पे संबंधित नहीं, एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। एक विद्यार्थी को बार-बार मिलने वाली असफलताओं का कारण उसकी योग्यताओं को कमी को मानता है। यानी एक बच्चा फिर फेल हो रहा है, बार-बार फेल हो रहा है, तो क्या मानता है कि मेरे अंदर योग्यता ही नहीं है, तो उच्च आत्मसम्मान नहीं मानता है, अधिगम निश्चयता या सकारात्मक अवधान सकारात्मक मानता है। आत्म प्रभावता में वृद्धि नहीं है, वो क्या है उसके अंदर अधिगम निस्सहायता यानी उसके अंदर लर्निंग हेल्पलेस है यानी लर्न हेल्पलेस है कि उनको सही तरीके से सही जगह वो अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए उसके बाद है चलिए इस भावनाएँ और संज्ञान के समय में कौन-सा कथन सही है? अत्यधिक दबाव समस्या को सुलझाने को नहीं, हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने का बढ़ावा देना या अत्यधिक चिंता? अत्यधिक दबाव समस्या को सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देता है या हर्ष, उल्लास और भावनाओं चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देता है? तो देखिए भावनाएँ और जब होता है, तो ये क्या होता है, ये आपके अंदर क्या होता है, जो आपके अंदर खुशी होती है, यानी जब आपके अंदर कोई चीज़ का उल्लास आता है, तो उसमें भाग लेने की मदद करता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद है समकालीन कौन सिद्धांतों के अनुसार किस कक्षा में माहौल संज्ञान को सुधार यानी आपके अंदर कॉग्निशन को आपको सही करना है। तो जब आप कॉग्निशन को जब सही करेंगे, तो आपके अंदर क्या होती है मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण होना चाहिए। अब देखिए ये 185 क्वेश्चन है, उसके बाद हम पेडागोजी को कर लेंगे, बात खत्म। ध्यान से पढ़ना है, शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चे की सक्रिय भागीदारी बिल्कुल सक्रिय भागीदारी गलत सही है। सभी बच्चे तो यहाँ पे है, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखते और प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही है।
ये क्या है? दोनों ही सही है। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया और अब हम देखेंगे पेडागोजी। तो 185 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं और बस थोड़ा-सा पेडागोजी देखते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि पेडागोजी में क्वेश्चन कराने का आपका समय वेस्ट करना था। तो देखिए, पेडागोजी करने का एक मास्टर तरीका क्या है, पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, आपको इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए, आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आपको सीटेट में ये नहीं सोचना है कि आप मास्टर बन जाए, नहीं, आपको सिर्फ़ पास करना है। तो वाचा ज्ञान का निष्क्रिय यानी वो नहीं है, यानी वो पैसिव नहीं है, वो क्या है? वो एक्टिव सक्रिय निर्माता हैं, बस। उसके बाद है, देखिए, आपको एक गोल्डन रूल भी अपनाना है कि जहाँ पे बच्चे की जो सोच हो, जहाँ पे बच्चे की अनुभव हो, जहाँ पे बच्चे की एक्सपीरियंस हो, जहाँ पे सहभागिता दिखे, सही, तुरंत उस ऑप्शन को सही, क्योंकि वही उत्तर चुनना जो सबसे ज़्यादा महत्व होता है। उसके बाद है, ये सब देखिए सक्रिय शिक्षार्थी यानी एक्टिव लर्नर आपको इंग्लिश वाले पेडागोजी में दिखेगा और पूर्व ज्ञान यानी प्रायर नॉलेज, अनुभव, ये सब के सब आपको आंसर तक पहुँचाने में बहुत मदद करेंगे। और ये देखिए, रचनावादी दृष्टि को रखना है, बच्चा क्या है? क्रिएटिव यानी रचनावादी है, यानी तो ये सामाजिक अंतःक्रिया, अर्थ निर्माण, पूर्व अनुभव और ये ज्ञान के निर्माण से यानी ये खुद बनाता है। उसके बाद है, यहाँ पे आपको समावेशी शिक्षा को रखना है और आपके ये पॉजिटिव को रखना है कि जहाँ पे सभी शिक्षार्थी हो, विविधता हो, कोई बहिष्करण नहीं हो, यानी सबको सहयोग मिले, लचीला पाठ्यक्रम हो। ऐसा ही है, गलत फिक्स सिलेबस ये सब के सब गलत हो जाएगा, आपको देखिएगा। रचनात्मक में आपको निरंतर प्रतिपुष्टि, सीखने में सुधार, शिक्षक द्वारा और सतह के अंत में ये समेटिव का है, ये आपके ग्रेड पे संबंधित है। तो यहाँ पे आपको आंतरिक में क्या हो जाएगा और बाहरी में ये तो हो चुका है। थोड़ा-सा इसको बुद्धि और भंडार में क्या होता है, थोड़ा-सा इसको भी देख लीजिएगा। और शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर और प्रोत्साहक होना चाहिए। कभी-कभी ये ऑप्शन में आ जाएगा प्रोत्साहक, तो आप प्रोत्साहक, तो आपको प्रोत्साहक से कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस तानाशाह नहीं होना चाहिए आपको, बस। और बच्चा केंद्र में रहना चाहिए, विविधता को स्वीकार करे और वहाँ पे सहयोग करे और जहाँ पे रफ्ट की बात होगी, लर्निंग गलत हो जाएगा, तो उसके बाद है, यहाँ पे ये सब चीज़ों को देखना है और यहाँ पे ऑप्शन को आपको जहाँ पे ऑप्शन सहभागिता दे तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको इसी यानी सीटेट को क्लियर करना है, तो आप बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अप्रोच रखें और चलिए, हम अपने दिल से ये कामना करेंगे कि जिसने भी हमारी इस क्लास को देखे, जो भी देख रहे हैं या तो आप सबका सीटेट एक अच्छे नंबर से क्रैक हो। जिस तरीके से मैंने अपने सीटेट को क्रैक किया, तो आप सबको देखिए, ये क्लास आपको लगभग 7 से 8 घंटे की होने वाली थी, लेकिन हमने इसको डेढ़ घंटे में कंप्लीट कर लिया। तो देखिए, आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से और इस पे गौर करना है और एक बार आपको अच्छे से इसको क्लास को रुक-रुक के भी समझ-समझ के आप आगे बढ़ते जाएँगे और यही मानेंगे कि आपका जो सीक्रेट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके हमारे हमारे जो अंदर जो आंतरिक जो अभिप्रेरणा है वो भी और अच्छा हो। तो चलिए, मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।